बच्चों उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड दैट इज फ्रॉम पेज नंबर 293 ऑफ सीमा P1। ओके, इसमें बेटा अगर हम देखें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में तो हमने ये देखना है कि हमारे सारे प्रोसेसेस जो है ना वो एक्सीलेंस की तरफ जा रहे हो। ठीक है, द क्वालिटी मीन्स डिग्री ऑफ एक्सीलेंस ऑफ अ थिंग, हाउ वेल मेड it is, how well performed, if it is a service, and how well it serves its purpose, and how it measures up against its rivals. These criteria imply two things: that quality is something that requires care on the part of the provider, and that quality is largely subjective. It is in the eye of the beholder, the customer. सब्जेक्टिव से मुराद ये होता है कि हर एक की अपनी जजमेंट होगी। जो भी इसका कस्टमर है वो वेल डिफाइन कर सकता है कि जी ये चीज़ किस क्वालिटी की है। लाइक मैं आपको टीच कर रहा हूँ तो इसकी क्वालिटी भी आप जज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम दोबारा देख लेते हैं। क्वालिटी मीन्स द डिग्री ऑफ एक्सीलेंस ऑफ ए थिंग, हाउ वेल मेड इट इज, हाउ वेल परफॉर्म इट इज अ सर्विस, हाउ वेल इट सर्व्स द पर्पस, कि आपके कोर्स कंटेंट्स को, आपके नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए ये कैसा सर्व कर रहा है, एंड हाउ इट मेजर्स अप अगेंस्ट इट्स राइवल्स, कि आपको और भी टीचर हो सकता है पढ़ा रहे हो, उनके कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कि इस सब्जेक्ट की क्वालिटी कैसी है, इस टीचर की क्वालिटी कैसी है, या इस किसी भी प्रोडक्ट को भी आप कंपेयर कर सकते हैं। These criteria imply two things: the quality is something that requires care on the part of the provider. ये नहीं कि बस प्रोवाइडर चीज को बनाए जा रहा है और उसकी क्वालिटी को, कंटेंट्स को ख्याल नहीं रख रहा। एंड सेकंड, क्वालिटी इज लार्जली सब्जेक्टिव, यानी कि हर एक की अपनी जजमेंट है। इट इज इन द आई ऑफ द बीहोल्डर, द कस्टमर, कि वो उसको कैसे जज करता है। अब मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी कैसे हो सकेगी बेटा? द मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी इज द प्रोसेस ऑफ, क्या प्रोसेस है? आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ चुके हैं। एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी, पहले क्वालिटी का कोई स्टैंडर्ड्स तो बनाया जाए फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, establishing procedures or production methods which ought to ensure that these required standards of quality are met in a suitably high proportion of cases. आपने अगर स्टैंडर्ड सेट कर लिया, उसके फिर प्रोसीजर भी सेट करने हैं कि हमने ये स्टैंडर्ड अचीव कैसे करना है। फिर मॉनिटर करनी है हमने एक्चुअल क्वालिटी, कि एक्चुअल क्वालिटी आई क्या है, ये दिस इज द स्टैंडर्ड एंड दिस इज एक्चुअल। एंड लास्ट इज टेकिंग कंट्रोल एक्शन, corrective action when actual quality falls below standard. Okay, जैसे एक एग्जांपल वो दे रहे हैं, टेक द पोस्टल सर्विसेज एज एन एग्जांपल. The postal service might establish a standard that 90% of first class letters will be delivered on the day after they are posted. यानी कि आप इसको UMS समझ लो या कोई और सर्विस समझ लो कि वो एक दिन बाद डिलीवर कर दिए जाते हैं। एंड 99% विल बी डिलीवर्ड विद इन 2 days ऑफ पोस्टिंग, और 1% की गुंजाइश रह जाएगी जो तीसरे दिन या चौथे दिन जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा। जी बेटा, इट इज इंक्लूडेड इन योर कोर्स। आपकी कैसे प्रोसीजर बनेंगे? इसके प्रोसीजर वुड हैव टू बी एस्टैब्लिश्ड फॉर इंश्योरिंग दैट दीज स्टैंडर्ड्स कुड बी मेट, attending to such matters as frequency of collections, automated letter sorting, frequency of deliveries and number of staff employed. ये सारे मेल जो सर्विसेज हैं उसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। Actual performance could be monitored perhaps by taking samples from time to time to times of letters that are posted and delivered. If the quality standard is not being achieved, management could take control action, employ more postal workers, or advertise the use of post codes again. ठीक है, अब quality management becomes total quality management when it applied to everything a business does,
यानी कि हम इसमें स्टार्ट फ्रॉम ए टू जी जब सारी क्वालिटीज को कवर करेंगे तो बेटा ये कहलाती है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, इस पे आप एक गौर करें। Total quality management is an integrated and comprehensive system of planning and controlling all business functions so that products or service are produced which meet or exceed customer expectations। आपने ऐसी चीज बनानी है बेटा जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को मीट करे या उससे भी एक्सीड करे। TQM is philosophy of business behavior, embracing principles such as employee involvement, continuous improvement at all levels, and customer focus, as well as being a collection of related techniques aimed at improving quality, such as full documentation of activities, clear goal setting, and performance measurement from the customer's perspective। जी बेटा, तो आप इसमें देख सकते हैं कि दिस इज एन इंटीग्रेटेड एंड कंप्रिहेंसिव सिस्टम, स्टार्ट फ्रॉम प्लानिंग और फिर कंट्रोलिंग भी करना है किसको, ऑल बिजनेस फंक्शंस, so that products or services are produced which meet or exceed customer expectations। ओके, जी बेटा, अभी हम ISO स्टैंडर्ड्स को भी डिस्कस करते हैं। ओके, TQM is a philosophy of business behavior, embracing principles such as employee involvement, continuous improvement। एम्प्लॉय को भी इन्वॉल्व करना है आपने, क्योंकि वो प्रोडक्शन कर रहा होता है, उसको हर चीज की निटिगिटीज का पता होता है। हमने इस पे कोशिश करनी बेटा कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो, ये नहीं कि एक लेवल हमने अचीव कर लिया है क्वालिटी का तो अब हम उसी पे बैठे रहेंगे, हम उससे आगे बढ़ेंगे। एंड कस्टमर फोकस, as well as being a collection of related techniques aimed at improving quality, such as full documentation of activities, clear goal setting, and performance measurement from the customer's perspective। Okay, अच्छा बेटा, अब आगे आते हैं, इसके और एस्पेक्ट्स को देखते हैं। इसके अंदर बेटा चीज आएगी गेट इट राइट फर्स्ट टाइम। आप जो चीज बना रहे हैं ना, उसको पहली दफा में ही ठीक बना लें। ये नहीं कि पहले हम रफ काम करेंगे फिर नीट काम करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, आपने जब नेक्स्ट टाइम चीज बनानी है ना, गेट इट मोर राइट नेक्स्ट टाइम, उससे और बेहतर हो और अच्छी क्वालिटी की हो। बेटा थोड़ी देर होल्ड करें, मैं अपनी लोकेशन चेंज कर रहा हूँ।
अब हम इसमें आके अगर फर्दर पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिपोर्ट्स। ओके, अब इसमें जब आपने क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है ना, तो इट हैव सम कॉस्ट। क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए आपको सर्टेनली कुछ कॉस्ट इंकट करनी पड़ती है। लाइक आपको इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी और क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर्स रखने पड़ेंगे एंड सो ऑन। आए हम इसको देखते हैं कि व्हाट इज कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, सेलिंग एंड सपोर्टिंग। ओके, the cost of quality is the difference between the actual cost of producing, selling and supporting products or services, and the equivalent cost if there were no failures during production or usage. आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। The cost of quality can be analyzed into cost of conformance। दो किस्म की कॉस्ट होंगी बेटा, एक one is cost of conformance and other is cost of non conformance। वन बाय वन देख लेते हैं इनको। The first one is cost of conformance, that is cost of achieving specified quality standards। Cost of achieving specified quality standards, इसके अंदर बेटा दो किस्म की कॉस्ट हैं। वन इज कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन एंड अदर इज कॉस्ट ऑफ अप्रेजल। कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन क्या है कि आपके पास जो प्रोडक्ट तैयार हो वो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को मीट करती हो, ठीक है। और आप इसके अंदर जो कॉस्ट इंकट करेंगे वो इसलिए इंकट करेंगे कि एरर्स और जो उसके स्पॉइलेज है वो प्रिवेंट हो सके। तो बेटा ये क्या है, कॉस्ट इंकर्ड प्रायर टू और ड्यूरिंग प्रोडक्शन in order to prevent standard or defective products or services from being produced। यानी कि ये कॉस्ट कब इंकर्ड होगी, प्रायर टू और ड्यूरिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से पहले या प्रोडक्शन के दरमियान, ताकि आप प्रिवेंट कर सकें, आप रोक सकें सब स्टैंडर्ड और डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को कि वो प्रोड्यूस हो जाए। अभी हम इसको वन बाय वन जब इसकी डिटेल से एग्जांपल देखेंगे तो आपको ये बात और क्लियर होगी। सेकंड इज कॉस्ट ऑफ अप्रेजल, cost incurred in order to ensure that outputs produced meet required quality standards। कॉस्ट ऑफ अप्रेजल क्या है, आप अप्रेजल करते हैं, उसकी इंस्पेक्शन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं टू नो कि जो आउटपुट हमने प्रोड्यूस किया है क्या वो रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है कि नहीं। कॉस्ट इंकर्ड इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट आउटपुट प्रोड्यूस्ड मीट रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो बेटा ये दोनों जो कॉस्ट इंकर्ड करते हैं ना हम, ये इसलिए इंकर्ड करते हैं कि हम अचीव कर सकें स्पेसिफाइड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, कि हमारी जो चीज बने वो क्वालिटी की बने। इसके बाद आती है कॉस्ट ऑफ नॉन कंफॉर्मेंस, इज अ कॉस्ट ऑफ फेलियर टू डिलीवर द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। अगर हम रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी नहीं बना सकेंगे तो हमारी कुछ कॉस्ट इंकर्ड होगी। वो कॉस्ट किस किस्म की है बेटा, दो किस्म की है, कॉस्ट ऑफ इंटरनल फेलियर एंड कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल फेलियर। इंटरनल फेलियर उस वक्त आता है कि गुड्स आपने बना ली थी और आपने जाके इनकी अप्रेजल की और पता लगा जनाब कि कुछ चीजें सही नहीं बनी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको रीवर्क करना पड़ेगा। कॉस्ट अराइजिंग फ्रॉम इनएडिक्वेट क्वालिटी विच आर आइडेंटिफाइड बिफोर द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सप्लायर टू परचेजर। कभी आपने परचेजर को ये गुड्स नहीं दी थी, उससे पहले ही आपको पता लग गया, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर रीवर्क करना पड़ेगा और फिर उसको सेल करना पड़ेगा। और कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल फेलियर क्या है बेटा, कि चीजें आपके पास से बनकर कस्टमर के पास चली गई थी, फिर कस्टमर कंप्लेंट लेकर आया कि भाई इसमें ये मसला है, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, आपकी वो प्रोडक्ट वारंटी के अंडर होगी, आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा या रिपेयर करना पड़ेगा एंड सो ऑन। तो कॉस्ट अराइजिंग फ्रॉम इनएडिक्वेट क्वालिटी discovered after the transfer of ownership from supplier to purchaser। ओके, अब बेटा इन सब की ना ये एग्जांपल्स आ रही हैं तो ये चारों आपको और क्लियर हो जाएंगी।
तो फर्स्ट टू जो है बेटा वो है कॉस्ट ऑफ कंफॉर्मेंस। कंफॉर्मेंस से मुराद क्या है कि वो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को मीट करें, हम ये कोशिश होती है इन दोनों में। और ये दोनों होंगी कि जब क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाए तो फिर हमें कॉस्ट लगानी पड़ी टू टू रीवर्क। अब प्रिवेंशन कॉस्ट क्या क्या है? क्वालिटी इंजीनियरिंग, डिजाइन डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, इंस्पेक्शन इक्विपमेंट, हमने खरीदा इंस्पेक्शन इक्विपमेंट और डिजाइन किया क्वालिटी कंट्रोल को, मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, इंस्पेक्शन इक्विपमेंट हमने यहाँ पे एक्वायर किया है या डेवलप किया है, यहाँ पे उसकी मेंटेनेंस भी आ गई। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, फिर हम इसकी एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल के लिए कोई इंजीनियर रखेंगे, उसके कोई टेस्ट करेंगे, एंड ट्रेनिंग इन क्वालिटी कंट्रोल। ये जो सारी बेटा एग्जांपल्स आ रही हैं दैट इज फॉर प्रिवेंशन, कि हमारी सब स्टैंडर्ड चीजें प्रोड्यूस ना हो। प्रिवेंशन के लिए आपको डेफिनेशन में दोबारा ले जाता हूँ। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन। जी बेटा बात समझ आ रही है? जी सादिक साहब बिल्कुल सही बात है। बिफोर डिलीवरिंग द गुड्स टू द कस्टमर, तो कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन क्या है बेटा? कॉस्ट इंकर्ड प्रायर टू और ड्यूरिंग प्रोडक्शन in order to prevent substandard or defective products or services from being produced. Okay? प्रिवेंशन ये है कि हमारी चीज पहली दफा में ठीक बन जाए, हम प्रिवेंट कर रहे हैं खराब चीज को प्रोड्यूस होने से। कॉस्ट इंकर्ड प्रायर टू और ड्यूरिंग प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सब स्टैंडर्ड और डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, कि हमारे पास सब स्टैंडर्ड और डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स ना बने। और उसके लिए एग्जांपल क्या दी गई है बेटा? हम अपने प्रोडक्ट की इंजीनियरिंग सही करें कि इसके अंदर कौन कौन से रॉ मटेरियल डालने हैं, किस क्वालिटी का रॉ मटेरियल डालना है, हम उसकी फर्दर इंस्पेक्शंस करें एंड सो ऑन। जी बेटा, कि हम पहली दफा में ये चीज सही बना लें। फिर आता है अप्रेजल कॉस्ट। अप्रेजल में क्या होगा? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, कि हमारे पास जो गुड्स बन के आ रही हैं उसका क्या लेवल हो, किस लेवल पे हम उसको बनाना चाहेंगे, क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड हो। फिर इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इनवर्ड, जो हमारा रॉ मटेरियल आता है हम उसकी इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन कॉस्ट ऑफ इन हाउस प्रोसेसिंग, जब चीजें हमारे प्रोडक्शन में होंगी तो हम उस वक्त भी उसकी इंस्पेक्शन करते जा रहे हैं, ये नहीं कि जब वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई फिर इंस्पेक्शन करेंगे, हम डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन पे भी इंस्पेक्शन करते रहेंगे। एंड परफॉर्मेंस टेस्टिंग, और फिर जब वो चीज तैयार हो जाएगी फिर उसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे क्या ये क्वालिटी को मीट कर रही है कि नहीं। जी बेटा, क्वालिटी क्वालिटी एश्योरेंस ही आप कह सकते हैं अप्रेजल कॉस्ट को। इसके बाद आता है इंटरनल फेलियर कॉस्ट। इसमें आप देखेंगे फेलियर का एनालिसिस करेंगे, क्यों फेल हो रहा है, हमारी प्रोडक्ट क्यों नहीं सही बन पा रही। फिर री इंस्पेक्शन कॉस्ट, जब वो बन गई दोबारा फिर उसकी री इंस्पेक्शन करेंगे। एक तो इंस्पेक्शन यहाँ हो गई थी ना जब बन रही थी, अब जब वो पता लग गया ये खराब है फिर ठीक करने के बाद फिर उसकी इंस्पेक्शन करेंगे। लॉसेस फ्रॉम फेलियर ऑफ परचेज्ड आइटम्स, जो हमने परचेज आइटम किए थे उनकी जब इंस्पेक्शन की पता लगा जनाब यही खराब थे तो हमारे प्रोडक्ट ने बनने ही खराब है। लॉसेस ड्यू टू लोअर सेलिंग प्राइसेस फॉर सब क्वालिटी गुड्स, आपने अगर जब सब क्वालिटी गुड्स खरीदी हैं, ठीक है, और उससे नई चीजें बना ली, ठीक है बेटा, तो आप उनको क्या करते हो, फुल प्राइस पे बेचोगे या लो प्राइस पे? जैसे आप देखते होंगे ना बाटा ये सर्विस कट प्राइस शॉप्स उसने बनाई हुई है, क्योंकि अगर वो उसके ऊपर रीवर्क करते हैं ना तो उनकी कॉस्ट ज्यादा लग जाती है, इसलिए वो क्या करते हैं उसको सेल कर देते हैं लोअर सेलिंग प्राइस पे, लोअर सेलिंग प्राइस पे, क्योंकि वो क्यों है, सब क्वालिटी गुड्स हैं। अगर वो क्वालिटी वाली गुड्स होती तो वो स्टैंडर्ड प्राइस पे बिकती। तो जब आप स्टैंडर्ड प्राइस और सब क्वालिटी गुड्स के दरमियान फर्क निकालोगे वो आपके पास आएंगे लॉसेस, और वो फॉल करेंगे इंटरनल फेलियर कॉस्ट में। कॉस्ट ऑफ रिव्यूइंग प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस आफ्टर फेलियर्स, फेलियर होने के बाद जब प्रोडक्ट सही तरीके से नहीं बनी तो आप रिव्यू करते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि हमारी प्रोडक्ट की क्या स्पेसिफिकेशन खराब हो गई, हमारा मटेरियल खराब था, लेबर खराब थी, मिक्स सही नहीं हुआ था, यील्ड सही नहीं आई एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, तो ये इस वाले पॉइंट में हम एनआरवी ले लेंगे, लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज लेस। इसके बाद आता है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टमर कंप्लेंट सेक्शन। जैसे अगर आप देखें डॉलर्स है या दूसरी कंपनीज हैं,
इन्होंने अपना कस्टमर कंप्लेंट सेक्शन बनाया हुआ है, उसकी भी एडमिनिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, आपकी टेलीफोन कॉल्स होंगी, आपकी मोबाइल टीम होंगी जो जाके विजिट करेंगी एंड सो ऑन। या जिस तरह आप देखें पेट्रोल कंपनीज जो हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इन्होंने भी अपनी ऑडिट सैम्पलिंग यूनिट्स बनाए हुए हैं जो गाड़ियों में फिरते रहते हैं और पेट्रोल पंप्स पे जाके उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी को चेक करते हैं। कॉस्ट ऑफ कस्टमर सर्विस सेक्शन, कस्टमर सर्विस सेक्शन भी आपको बनाने पड़ते हैं, जैसे मोबाइल कंपनीज ने बनाए हुए हैं, कॉल सेंटर्स के अलावा ये फ्रेंचाइजीज जो बनाई होती हैं, ठीक है, कस्टमर सर्विस सेंटर बनाए होते हैं, इसकी कॉस्ट भी आ रही है, वो भी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में फॉल करेगी। लाइकवाइज प्रोडक्ट की लाइबिलिटी कॉस्ट, जैसे हमने कहा कि आपने वारंटी दी होती है, गारंटी दी होती है, तो उस दौरान भी अगर कोई कॉस्ट इंकर्ड होगी ड्यू टू रिजेक्शन बाय द कस्टमर, तो वो भी फॉल करेगी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में। फिर है कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग प्रोडक्ट्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स, अब कस्टमर से चीजें वापस आई और आपने उनको क्या किया है, रिपेयर, दैट इज आल्सो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। इंटरनल और एक्सटर्नल में फर्क यही है कि एक्सटर्नल में कस्टमर से चीज वापस आती है, इंटरनल में क्या होता है कि अभी आपने कस्टमर को भेजी नहीं होती और खुद आपको आइडेंटिफाई कर लिया होता है। एंड लास्ट इज कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग आइटम्स ड्यू टू सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग एरर्स, कि अगर आपने सब स्टैंडर्ड्स चीजें भेज दी थी, उनको रिप्लेस करने की कॉस्ट, ठीक है, या कोई मार्केटिंग एरर की वजह से, जैसे डिस्पैच करते वक्त या पैकिंग करते वक्त आपकी गलती हुई, तो आपको क्या करना पड़ता है, रिप्लेस। तो देयर इज अ रिपेयर एंड देयर इज अ रिप्लेस, दोनों चीजें यहाँ पे फॉल करती हैं। जी, वारंटी भी आ सकती है, गारंटी भी आ सकती है बेटा। जी बेटा, अब एक्सटर्नल जो है ना बेटा, इसका भी काफी ज्यादा नुकसान है, और सबसे बड़ा नुकसान पता क्या है, रेपुटेशन का। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट जब आती है ना, तो वो आपकी रेप्यूट खराब करती है पूरी कंपनी की। जैसे अगर आप डॉलर्स की प्रोडक्ट लेकर आए और आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं सही निकली, आप कस्टमर कंपनी का तो वापस करेंगे करेंगे, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में भी बताएंगे जनाब डॉलर्स की प्रोडक्ट ना लेना, आजकल ठीक नहीं आ रही, फलाना नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा। इसी तरह ये आप अगर अच्छी आ रही होगी तो जब भी आप बताएंगे जी डॉलर्स की प्रोडक्ट बहुत अच्छी है एंड सो ऑन। तो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट नॉट ओनली फिजिकल कॉस्ट हिट करती है, बल्कि लॉन्ग रन में आपकी रेपुटेशन को भी इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा लॉसेस होते हैं। अच्छा बेटा, अब इसके अंदर ना एक रिलेशनशिप है कि अगर आप कन्फॉर्मेंस की कॉस्ट को ज्यादा इंकर्ड करेंगे ना, कन्फॉर्मेंस की कॉस्ट को ज्यादा इंकर्ड करेंगे, देखें कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस है यहाँ पे पाउंड में आ रही, अगर ये ज्यादा होगी, ठीक है, तो आपकी कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस कम हो जाएगी, और वाइस वर्सा। अगर कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस ज्यादा होगी तो कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस कम होगी। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ, देखें ये दोनों कॉस्ट क्या है, प्रिवेंशन और अप्रेजल। आप चाहते हैं कि अगर आपने यहाँ पे ज्यादा कॉस्ट लगा दी ना कि एरर ना हो, इंस्पेक्शन में हमने सही की हो, तो फिर बेटा आपकी ना इंटरनल फेलियर कॉस्टें और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्टें कम हो जाएंगी। और अगर आपने ये दोनों कम लगाई है तो फिर आपके इंटरनल फेलियर भी ज्यादा आएंगे और एक्सटर्नल फेलियर भी ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, दोनों को बैलेंस लेवल पे रखना है। लेकिन जहां ये बैलेंस लेवल पे हो रहा है तो वहां पे टोटल कॉस्ट जो है ना वो कम है, वो में टोटल कॉस्ट जो है वो कम आ रही है। अदरवाइज टोटल कॉस्ट यहाँ पे भी ज्यादा आ रही है, टोटल कॉस्ट यहाँ पे भी ज्यादा आ रही है। आए इसको अब एक कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिपोर्ट्स में जाके देखते हैं। दिस इज द फॉर्मेट बेटा, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिपोर्ट। यहाँ ऊपर आएगा नेम ऑफ द बिजनेस, फिर कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिपोर्ट, जो बिजनेस की रिपोर्ट हम बना रहे हैं उसका नाम आएगा, पहले नेम ऑफ बिजनेस आएगा, फिर नेम ऑफ रिपोर्ट आएगा, फिर किस पीरियड की बनाई जा रही है वो नाम लिखा जाएगा, जैसे ईयर एंडिंग दिसंबर 31 2000 आप बेटा इसको बनाने के भी वही 4 सेगमेंट्स हैं, प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट एंड एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। अच्छा, अब फिर इसके क्या 3 कॉलम्स आ रहे हैं, ये आपकी इंडिविजुअल कॉस्ट लिख दी गई, ये इनका सम करके लिख दिया गया। फिर बेटा ये लास्ट कॉलम है, दिस इज कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ एनुअल टर्नओवर। टर्नओवर कहते हैं सेल्स को, आपका टर्नओवर था 10 मिलियन का, 10 मिलियन पाउंड्स, ओके, और आपने कॉस्ट इनकट की है 160,000 पाउंड्स। तो 160,000 को जब 10 मिलियन से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगी 1.6%, ये बन रही है 1.9%। तो देखो आपने ये दोनों परसेंटेजेस कम रखी तो इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर ज्यादा आ रही है। अगर आप इनको थोड़ा इनको बढ़ा देंगे ना तो ये कॉस्टें कम हो जाएंगी, जिस तरह अभी हमने ऊपर भी देखा है।
आए देख लेते हैं कि अंदर कौन कौन सी कॉस्टें आ रही हैं। प्रिवेंशन कॉस्ट के अंदर आ रहा है बेटा डिजाइन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इक्विपमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल ट्रेनिंग। हमने अपने एम्प्लॉयज को बताया है क्वालिटी क्यों मैटर करती है, उसकी ट्रेनिंग दिलाई उनको, यहाँ पे इक्विपमेंट खरीदा, अच्छा एडवांस इक्विपमेंट खरीद लिया एंड सो ऑन, तो आपकी कॉस्ट आ रही है 160। अप्रेजल कॉस्ट में क्या है, इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इनवर्ड, जब आपने रॉ मटेरियल खरीदा उसकी इंस्पेक्शन की, और इंस्पेक्शन ऑफ वर्क इन प्रोसेसेस 100, टोटल आपकी लगी कॉस्ट 190। इंटरनल फेलियर कॉस्ट, आपके स्क्रैप के तौर पे माल बिका, आपने कुछ रीवर्क किया। रीवर्क वो होता है बेटा जिसको आप अगर कॉस्ट इनकट करेंगे ना तो आपको इकोनॉमिकल रहे, और स्क्रैप क्या होता है कि आपको रीवर्क करना इकोनॉमिकल नहीं रहता, आप कहते हैं ये जिस तरह की कंडीशन में है इसी तरह भेज दो। तो ये आ गया बाटा वाला काम, बाटा ये सर्विस की जो कट प्राइस शॉप्स होती, ठीक है। और रीवर्क में क्या है कि आप उनको री कंडीशन करके रीवर्क करके फिर सेल कर रहे हैं, तो इसमें बेटा आपकी कॉस्ट आ रही है 350। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, इसमें आ गया रिटर्न्स, और रिटर्न्स में क्या आ गया, जब कस्टमर ने चीजें आपको वापस कर दी, कहता हम लेते ही नहीं है। कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन ऑन लॉस सेल्स, जो आपकी सेल्स लॉस्ट हो गई, आप कस्टमर आना छोड़ गए रेपुटेशन की वजह से, बैड रेपुटेशन की वजह से, तो आपका कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन हो गया, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद है हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स, आपने जो अपना कस्टमर हैंडलिंग सेल बनाया हुआ है जो कि जाके लोगों की चीज़ों को चेक करता है कि उनके क्या क्या एरर्स आए हैं और उसको रेक्टिफाई करता है, रिप्लेस करता है, ठीक है। तो ये आ गया 100। तो ये टोटल कॉस्ट आपकी बेटा आ रही है 1.7 मिलियन, और जो कि परसेंटेज है 17%। तो देखो कितनी सिग्निफिकेंट कॉस्ट आपको इनकट करनी पड़ रही है क्वालिटी पे, ठीक है। यानी कि अब इसमें मटेरियल, लेबर और एफओएच, एडमिन, मार्केटिंग, सेलिंग कुछ भी नहीं है, वो एक सेपरेट कॉस्ट है, और क्वालिटी पे आपकी 17% कॉस्ट इनकट हो रही है। दैट्स वाई क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपकी रेप्यूट भी खराब कर सकती है, ठीक है बेटा। तो कॉस्ट और क्वालिटी रिपोर्ट बनाना आई, आपने आइडेंटिफाई करना होता है विच फॉल्स इन प्रिवेंशन, व्हाट कॉस्ट इज फॉल अंडर अप्रेजल, एंड व्हाट कॉस्ट इज फॉल अंडर इंटरनल फेलियर कॉस्ट, एंड व्हाट इज एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। जी बेटा ये परसेंटेज कैसे निकाली है, दैट इज 160 डिवाइड बाय 10 मिलियन, लाइक वाज 190,000 डिवाइड बाय 10 मिलियन एंड सो ऑन। इसी यही पेपर बेटा एक दफा ना, ये क्वेश्चन इस तरह आपके सामने है, ये पास पेपर में आ चुका है, मैं देख लूंगा किस पास पेपर में आया था तो आपको बता दूंगा, ओके। तो बेटा ये हमारा था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिपोर्ट्स, ठीक है। ये कुछ बच्चों को ख्याल है कि जी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन पास पेपर में एक आध दफ़ा आ चुका है, और अगर आपके इस सिलेबस में ना हुआ तो ये डेफिनेटली किसी ना किसी सिलेबस का पार्ट जरूर होगा, एसएमए का या किसी और का, तो उस वक्त आपको ये हेल्प कर देगा। अच्छा बेटा अब हम आते हैं व्हाट इज, अब हम पढ़ते हैं बैक फ्लश कॉस्टिंग, ठीक है। अब बैक फ्लश कॉस्टिंग क्या करती है इसका मैं आपको अंडरस्टैंडिंग कराता हूँ। बेटा ये करती है डील के, और अब्दुल्ला साहब बता रहे हैं कि इस दफ़ा भी ये आया था कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। आए बैक फ्लश कॉस्टिंग अब हम पढ़ने लगे, ठीक है। अच्छा बेटा ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में क्या होता है, आप ये सारी चीज़ें अभी हमने जनरल एंट्रीज की थी उसमें भी आपने सीख लिया था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर में हमने जब जनरल एंट्रीज को सीखा था। तो बेटा जैसे मटेरियल आप खरीदते हो तो मटेरियल डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, ठीक है। ये एंट्री कब होती थी, एट द टाइम ऑफ परचेज, ओके, याद है ना ये बात, ठीक है बेटा। इसके बाद क्या होता था, ये मटेरियल जो हमने खरीदा ये कहाँ चला जाता था,
वर्क इन प्रोसेस में, तो वर्क इन प्रोसेस मटेरियल और मटेरियल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते। ठीक है, दिस इज इशुएंस ऑफ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, ये एंट्री भी याद आ गई आपको। अच्छा बेटा, इसके बाद क्या होता था कि चीजें जब तैयार हो जाती थी तो फिनिश गुड्स डेबिट, ठीक है, और वर्क इन प्रोसेस को हम कर रहे थे क्रेडिट। ठीक है ना, ऐसी बात है ना। और फिर फिनिश गुड्स जो है जब सेल हो जाती थी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट। ओके, अच्छा बेटा, ये एंट्री होती है जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है, फिनिश गुड्स वाली। और ये कॉस्ट गुड्स सोल्ड वाली कब होती है? व्हेन गुड्स आर सोल्ड। ओके, तो आओ बेटा हम इन एंट्रीज को ना, ये अभी हमने मटेरियल के हिसाब से पढ़ी, अभी लेबर और एफओएच की भी कर देते हैं ताकि वो आपको रिव्यू हो जाए। अच्छा जी, मटेरियल की एंट्री क्या होती है? एट द टाइम ऑफ परचेज मटेरियल डेबिट और अकाउंट्स पेबल या कैश, अगर आप पे कर रहे हो तो कैश भी हो सकती है या बैंक हो सकती है। और वर्क इन प्रोसेस की एंट्री आ जाती है इशुएंस ऑफ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन, तो हम इसकी एंट्री करते हैं वर्क इन प्रोसेस डेबिट और मटेरियल क्रेडिट। ओके, इसी तरह बेटा लेबर की भी एंट्री होती है, तो लेबर की एंट्री क्या होती है? पेरोल डेबिट और एक्रूड पेरोल क्रेडिट। और सब्सिक्वेंटली फिर हम वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में लेकर आते हैं पेरोल को वर्क इन प्रोसेस डेबिट और पेरोल क्रेडिट। इसी तरह एफओएच की एंट्री होती है एफओएच कंट्रोल अकाउंट डेबिट और वेरियस क्रेडिट्स क्रेडिट। और फिर हम यहाँ पे एंट्री करते हैं वर्क इन प्रोसेस डेबिट और एफओएच कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। अब देखो बेटा, ये भी वर्क इन प्रोसेस अकाउंट भी यहाँ पे खत्म हो जाता है, वर्क इन प्रोसेस लेबर भी खत्म हो जाता है और वर्क इन एफओएच भी, वर्क इन प्रोसेस एफओएच भी खत्म हो जाता है। तो ये था ट्रेडिशनल सिस्टम जो कि हमने येलो में शो किया। जबकि बैक फ्लैश कॉस्टिंग सिस्टम क्या करता है और ये कब यूज होता है? ये बेटा यूज होता है, अभी हम इसकी डिटेल भी देख लेते हैं, जहां पर ना प्रोडक्शन प्रोसेसेस छोटे होते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेसेस छोटे हों, यानी कि चीजें जल्दी प्रोड्यूस हो जाती हों, प्लस जहां पे एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट के बराबर हो, वहां पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, लाइक वेरिएशन कम से कम आ रही है, जैसे हमने वेरिएशन एनालिसिस पढ़ा है ना, तो बेटा बैक फ्लैश कॉस्टिंग में हम ये करते हैं कि वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट को यूज ही नहीं करते, इसको हम यूज नहीं करेंगे। हम स्ट्रेट अवे क्या करते हैं, मटेरियल खरीदा, मटेरियल डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, ये मटेरियल की परचेज के टाइम पे एंट्री आ गई। ठीक है बेटा, एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ मटेरियल। इसके बाद जब हम लेबर की कॉस्ट इंकर्ड करेंगे या एफओ की कॉस्ट इंकर्ड करेंगे तो हम एंट्री करेंगे कन्वर्जन कॉस्ट डेबिट। ठीक है बेटा, और एक्रूड पेरोल या वेरियस क्रेडिट्स क्रेडिट, हमने इकट्ठी एक एंट्री कर ली कन्वर्जन की, जिसके अंदर लेबर भी आ गई और एफओएच भी आ गई। अब हम वर्क प्रोसेस का कोई अकाउंट मेंटेन नहीं करते हम, क्योंकि हमने क्या कहा है, अभी थोड़ी सी हमने बात की है कि हमारे पास प्रोडक्शन प्रोसेसेस छोटे हैं, जल्दी प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है, तो हम स्ट्रेट अवे कहाँ आ जाएंगे बेटा इस एंट्री के बाद? फिनिश गुड्स पे। तो फिनिश गुड्स डेबिट और मटेरियल क्रेडिट और कन्वर्जन कॉस्ट क्रेडिट। और जब ये माल सेल हो जाएगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट। ठीक है बेटा, बात समझ रहे हैं? तो हमने क्या किया है इनफैक्ट, अब अगर हम इनके ये कलर्स को खत्म करते हैं और आपको समझाते हैं, देखें मटेरियल अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा था? डेबिट, और यहाँ क्या हो गया? क्रेडिट। वर्क इन प्रोसेस अकाउंट यहाँ पे क्या हो गया? डेबिट, और यहाँ क्या हो गया? क्रेडिट। ठीक है, फिनिश गुड्स अकाउंट यहाँ पे क्या हो गया? डेबिट, और यहाँ पे क्या हो गया? क्रेडिट। तो इवेंचुअली बेटा क्या चीज बचती है आपके पास? जस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट,
आपके पास इवेंचुअली क्या बचता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो बैक फ्लश कॉस्टिंग करने वाले जो है ना, वो ये कहते हैं कि आप खामा खां की एंट्रियां ना किया करें कि एक डेबिट फिर क्रेडिट फिर डेबिट फिर क्रेडिट फिर डेबिट फिर क्रेडिट, आप एंट्रीज कम से कम करें। इवन हमने यहाँ पे कहा ना हम वर्क इन प्रोसेस की एंट्री नहीं करेंगे, कुछ बैक फ्लश कॉस्टिंग करने वाले ये कहते हैं कि फिनिश गुड्स की भी एंट्री ना करो, स्ट्रेट अवे किसकी एंट्री करो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, पेरोल डेबिट पेरोल क्रेडिट, ठीक है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, ठीक है। वही कह रहे हैं सब कुछ डेबिट क्रेडिट करके खत्म आप करे जा रहे हैं, तो क्यों इतनी इंटरेस्ट को बढ़ाए जा रहे हैं। लाइकवाइज एफओएच कंट्रोल डेबिट एंड एफओएच कंट्रोल क्रेडिट, फिर वर्क इन प्रोसेस एफओएच डेबिट एंड वर्क इन प्रोसेस एफओएच क्रेडिट। तो ये कहते हैं कि आप कम से कम एंट्रीज करें, ठीक है। आए इसका एक एग्जाम का क्वेश्चन भी देखते हैं और उसके बाद जी बेटा, इसलिए हम कंसिडर नहीं करते वर्क इन प्रोसेस को, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस ही छोटा है, ठीक है। तो इसलिए वर्क इन प्रोसेस में कोई फिगर भी नहीं होगी। आए ये क्वेश्चन नंबर 8 है, दैट इज फरवरी 2017। इसको एक दफा आप 2 मिनट में देखें, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन आपने देखा और ये बताया जा रहा है जस्ट इन टाइम कॉस्टिंग। तो जस्ट इन टाइम जो है ना, वो सिर्फ प्रोडक्शन और परचेजिंग में नहीं आती, वो कहता है अकाउंटिंग एंट्रीज भी कम से कम करें, ठीक है। Hamza Industries manufactures data storage devices and use just-in-time costing. Backflash costing और just-in-time costing एक ही बात है। The standard unit cost is as under. This is the standard unit cost. Actual results for the month of December 2016 were as under. Direct material purchased on account 41 million. Conversion cost 20.5 million. Devices completed 100,500. Devices sold 99,500. अगर अब हम इनकी एंट्रीज करना चाहें, जैसे वो कह रहा है रिक्वायर्ड जनरलाइज दिस ट्रांजेक्शंस एंड प्रिपेयर अ टी अकाउंट फॉर द कन्वर्जन कॉस्ट। पहले हमने डायरेक्ट मटेरियल परचेज किया बेटा 41 मिलियन का, तो हम यहाँ जाके 41 मिलियन की एंट्री कर लेते हैं। बेटा ये हो जाएगी मटेरियल डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, दैट इज 41 मिलियन। फिर कन्वर्जन कॉस्ट है 20.5 मिलियन। तो इसी तरह हम कन्वर्जन कॉस्ट की एंट्री कर लेते हैं। $20.5 मिलियन की, ठीक है। अच्छा जी, यूनिट्स कंप्लीट कितने हुए हैं, 100,500। 100,500। तो इसकी एंट्री बेटा कौन सी बनेगी, फिनिश गुड्स वाली एंट्री बनेगी।
अच्छा जी, अब हमारे पास जब यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं तो वो हैं 100,500 यूनिट्स। ओके। अच्छा बेटा, स्टैंडर्ड क्या था? मटेरियल कितने का लगता है? 400 का, और कन्वर्जन कॉस्ट लगती है 200 की। ओके, 400 एंड 200। और हमने बनाए हैं यूनिट्स इतने, ठीक है। तो अगर हमने मटेरियल कॉस्ट निकालनी होगी दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, और इसी तरह अगर हमें कन्वर्जन कॉस्ट निकालनी होगी दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि हमने ये कहा है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट में और एक्चुअल कॉस्ट में इतना डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। दैट्स वाई हम ये चीज फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी बेटा फिनिश गुड्स, क्योंकि जितने यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए। ओके। अच्छा, अब हमने सेल कितने किए थे? दैट इज 99,500। इतने यूनिट हमने सेल कर दी। तो ये 99,500 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा? 600, ठीक है। तो ये आ गया 59,700। दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके। और ये हम सब आपके सामने किया है बेटा, किस पे किया है? स्टैंडर्ड पे, ठीक है। तो पहली रिक्वायरमेंट है हमारी, जनरलाइज दीज ट्रांजेक्शंस एंड प्रिपेयर अ टी अकाउंट्स फॉर द कन्वर्जन कॉस्ट। अगर हम कन्वर्जन कॉस्ट का टी अकाउंट बनाएंगे, ठीक है बेटा, तो उसमें डेबिट साइड पे क्या आ रहा है? वेरियस क्रेडिट्स कितनी अमाउंट से आ गया? बाय दिस अमाउंट, ठीक है। यहाँ कन्वर्जन कॉस्ट का बना लेते हैं अकाउंट, टी अकाउंट। अच्छा जी, अब कन्वर्जन कॉस्ट में ये तो डेबिट वाली एंट्री आ गई। अब निकालते हैं क्रेडिट वाली भी एंट्री। अब कन्वर्जन कॉस्ट किससे क्रेडिट हुआ है बेटा? 20,1 मिलियन से, ठीक है। ओके, देखो डेबिट ये हुआ, मैं इसको कलर दे देता हूँ, और क्रेडिट ये हुआ है। तो यही चीज हम यहाँ पे ले आए हैं, ये जो ग्रीन में आ रही, ये है एक्चुअल कॉस्ट और ये है स्टैंडर्ड कॉस्ट। ओके। तो आपसे कहा गया था कि आप कन्वर्जन कॉस्ट का अकाउंट बनाएं। देख लेते हैं बच्चों के क्या क्वेश्चन है इस पे। जी, कन्वर्जन कॉस्ट में हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ आ गई। तो हमसे रिक्वायर्ड क्या था? जनरलाइज दिस ट्रांजेक्शंस एंड प्रिपेयर अ टी अकाउंट फॉर द कन्वर्जन कॉस्ट। ओके। जी इसका बता रहा हूँ बेटा। अब वो क्या कह रहा है? बी पार्ट, मेक द एंट्री टू क्लोज द कन्वर्जन कॉस्ट अकाउंट। कन्वर्जन कॉस्ट अकाउंट को हमने क्या करना है? क्लोज करना है। अच्छा बेटा, आपको पता है कि हमारे पास ना दो किस्म के अकाउंट्स होते हैं। एक होते हैं रियल अकाउंट्स और एक होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं बेटा?
जैसे इनकम के और एक्सपेंडिचर के, ठीक है। इन अकाउंटों को हम कहाँ क्लोज करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है बेटा। कहाँ क्लोज करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। और रियल अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं? एसेट्स, लायबिलिटीज, ठीक है, में हम ले जाते हैं। तो आप कन्वर्जन अकाउंट के दरमियान देखें, आपको डिफरेंस आ रहा होगा। कितने का डिफरेंस आ रहा है बेटा? इस साइड पे अमाउंट कम आ रही है, दैट इज 400,000। तो बेटा इसको हमने क्लोज अप करना होता है, तो हम इसको क्लोज करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, या आप चाहें तो इसको क्लोज कर सकते हैं कहाँ पे? इनकम स्टेटमेंट में। एक ही बात है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लोज कर दें, या इनकम समरी, या इनकम स्टेटमेंट, या प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी एक ही बातें, इनमें जाके क्लोज कर दें, ठीक है। तो कन्वर्जन कॉस्ट को जब उसने कहा ना क्लोजिंग एंट्री करें, मेक द एंट्री टू क्लोज द कन्वर्जन कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट। तो कन्वर्जन कॉस्ट को हमने कंट्रोल जो क्लोज करना होता है वो प्रॉफिट लॉस में या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ही जाके क्लोज करते हैं, ठीक है बेटा। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा जी। फिर कह रहा है मेक टी अकाउंट्स फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री के लिए और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट बनाए, ठीक है। आए इसका आंसर देख लेते हैं। तो बेटा पहली एंट्री हो गई रॉ मटेरियल इन्वेंट्री एंड अकाउंट्स पेबल, जिस तरह हमने की है मटेरियल डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद क्या एंट्री? कन्वर्जन कॉस्ट डेबिट एंड वेजेस पेबल और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, या हमने कह दिया था वेरियस क्रेडिट्स, तो ये वो आ गए। इसके बाद हमने कौन सी एंट्री की थी? फिनिश गुड्स की। ये कन्वर्जन कॉस्ट की एंट्री आ गई बेटा, ठीक है, 20.5 मिलियन की। फिर इसके बाद आ गई फिनिश गुड्स की, दैट इज 60.3 मिलियन की, ये हमने एंट्री की। फिर कॉस्ट गुड्स सोल्ड की एंट्री आ रही है 59.7, ये 59.7, ओके। इसके बाद हमें क्या किया था? कन्वर्जन कॉस्ट का अकाउंट बनाया, हमने ये अकाउंट बना दिया। और इसके बाद अब कहा जा रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अकाउंट बनाएं और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का अकाउंट बनाएं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अगर आप देखें तो ये कन्वर्जन कॉस्ट की हमने एंट्री कर दी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और कन्वर्जन क्रेडिट। कैसे की है बेटा? ये देखो, ये एंट्री जो थी, इसी को एंट्री को हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और कन्वर्जन अकाउंट, कन्वर्जन कॉस्ट का अकाउंट जो है वो क्रेडिट। और ये हो जाएगा डेबिट बाय दिस 400,000 और क्रेडिट हो जाएगा बाय 400,000, ठीक है बेटा। तो ये आ गई डेबिट और ये आ गया क्रेडिट। ये जो हमारा कन्वर्जन कॉस्ट का अकाउंट था वो क्लोज हो गया। आप दोनों साइडों को अगर आप टोटल लेंगे तो वो 20.5 मिलियन ही आ रहा है, ओके। तो इस तरह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट अब अगर आपने बनाना है, जैसे हमें नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में कहा गया है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट बनाएं और रॉ मटेरियल का अकाउंट बनाएं, ठीक है। तो हम बना लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। जब हमने बनाना है तो सेम इसी तरह, जिस तरह ये बनाया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बना लेते हैं। ये आगे बेटा इसकी जो डेबिट में आ रही चीज़ें वो आ रही थी दिस वन, और यहाँ पे आ रहा था फिनिश गुड्स, ठीक है बेटा, दिस इज फिनिश गुड्स। और अब इसको क्रेडिट किससे किया करेंगे? जब हमारी चीज़ें तैयार हो गई हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इनको सेल कर देंगे। और सेल करने के लिए हमारे पास आ जाएगी एक एंट्री, दैट इज एक और एंट्री ये आ गई 400,000 की, और इसको हम ले गए थे कन्वर्जन कॉस्ट के साथ, ठीक है बेटा। इसे कलर कम कर देते हैं।
और ये सारा कहाँ चला जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्लोज जाके होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। और ये फिगर बन जाएगी दिस प्लस दिस 60.1 मिलियन, ठीक है। दिस इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट। कैसे बना बेटा, ये पहली एंट्री इसके अंदर आई है फिनिश गुड्स की, मैं उसको कलर दे देता हूँ, यहाँ से आई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हो रहा है और फिनिश गुड्स क्रेडिट हो रहा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपना को डेबिट हो गया, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हुआ है कहाँ से बेटा, 400,000 से, ठीक है, ये वाली एंट्री। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास बन गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है कि मटेरियल अकाउंट या इसी को यूज किया है उन्होंने वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट के तौर पे। जब भी हमसे कहा गया ना क्या, क्या वर्क इन प्रोसेस का भी अकाउंट बनाए, मेक अकाउंट्स फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड रॉ एंड इन प्रोसेस इन्वेंट्री है, रॉ मटेरियल भी इसमें है और इन प्रोसेस इन्वेंट्री भी इसी में है। तो वो उसका अकाउंट बना लेते हैं हम, इसको हम नाम दे देते हैं रॉ एंड वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, वो उसके लिए एक ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। और अमूमन इसमें जो इन्वेंट्रीज है ना वो कम वैल्यू की होती हैं। अभी हम इसका थ्योरी भी पढ़ लेते हैं, आपको थ्योरी भी करा देता हूँ। तो बेटा इसके साथ हम बनाएंगे ये रॉ का अकाउंट, ठीक है, दिस वन, और इसमें पहली जो एंट्री आ जाएगी वो दिस वन आ जाएगी, और यहाँ पे फिगर आ जाएगी अकाउंट्स पेबल की, क्योंकि इसकी जो पहली एंट्री थी आई थी वो अकाउंट्स पेबल की आई थी, ठीक है बेटा। फिर क्या हुआ कि हमने इसमें से कितना मटेरियल निकाल लिया था, 40.2 का, और ये कहाँ चला गया था, फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड्स में, ठीक है। तो इसका बैलेंस कितना रह जाएगा, दिस माइनस दिस इज द बैलेंस। तो अमूमन आपकी जो फिगर होगी ना, जो आपका बैलेंस आएगा वर्क इन प्रोसेस में या इन्वेंट्री में, वो बहुत नॉमिनल अमाउंट होगी, ठीक है, छोटी सी अमाउंट होगी। देखो 800,000 कहाँ और 41 मिलियन कहाँ, ये कितने परसेंट बनता है इसका, दिस डिवाइड बाई दिस अगर हम करें तो बेटा ये देखो ये बनता है 1.95%। तो जस्ट इन टाइम के कॉन्सेप्ट में आपको पता आपकी इन्वेंट्रीज क्या होती हैं, कम होती है, ठीक है। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। कन्वर्जन कॉस्ट बेटा यूजली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लोज होती है, आप इसको प्रॉफिट लॉस में भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो फिर बेटा ये इस तरीके से ना 6, 7 और 3 10 नंबर का क्वेश्चन था, और इसमें हमने क्या किया, पहले जनरलाइज की ट्रांजेक्शन्स को, उनके टी अकाउंट बनाया कन्वर्जन कॉस्ट का, कन्वर्जन कॉस्ट को क्लोज किया, फिर वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का और रॉ मटेरियल के अकाउंट पूछा था तो हमने ये बना दी, ठीक है। तो आए इसको मैं रिव्यू कर देता हूँ। आपने क्या करना है, जब अभी इसकी हम थ्योरी भी पढ़ते हैं तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में बेटा सारी कॉस्टों के फ्लो चल रहे होते हैं, जबकि बैक फ्लश कॉस्टिंग क्या करती है कि कहते हैं कम से कम एंट्रीज करें, कम से कम एंट्रीज करें। तो बस हम मटेरियल खरीदने की एंट्री करेंगे, कन्वर्जन कॉस्ट इंकर करने की एंट्री करेंगे, उसके बाद फिनिश गुड्स की एंट्री करते हैं और उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री करते हैं। ये एंट्री हमने करनी होती है, ओके जी बेटा। नहीं बेटा ये जरूरी नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये रॉ मटेरियल खरीदने की एंट्री एट द टाइम ऑफ परचेज, दिस इज एंट्री एट द टाइम ऑफ incurrence ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट, ये वो एंट्री आ गई। ये कब आ गई, जब यूनिट्स कंप्लीट हुए, प्रोडक्शन कंप्लीट हुई, ये उस वक्त की एंट्री है।
ठीक है बेटा, ये प्रोडक्शन कंप्लीट होने की एंट्री, और इसके बाद ये यूनिट सोल्ड होने की एंट्री, एंड गुड्स आर सोल्ड। ठीक है ना, ये हमने वो एंट्री की। अच्छा, अब आप देखें ये फिनिश गुड्स की जो एंट्री है और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो एंट्री है, ये दोनों किस पे हो रही है? स्टैंडर्ड पे। किस पे हो रही है बेटा? स्टैंडर्ड पे। ठीक है, जबकि ये जो हमने रॉ मटेरियल खरीदा था, कन्वर्जन कॉस्ट इंकर्ड की थी, इसकी एंट्री की हमने एक्चुअल पे। और इसकी सारी कहानी क्यों है, आए हम यहाँ पढ़ लेते हैं। ये कुछ बच्चों के आंसर हैं, मैं साथ साथ देता जाऊँ फिर। जी बेटा। अच्छा, आए अब हम इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। Backflush costing is a product costing generally used in just-in-time inventory environment. In short, it is an accounting method that record the costs associated with producing a good or service only after they are produced, completed or sold. ठीक है, कब एंट्री की जाती है इसकी? जब प्रोड्यूस होगी, कंप्लीट होगी और सोल्ड होगी। Flushing cost to the end of the production run eliminates the detailed tracking of expenses such as raw material, labor costs throughout the manufacturing process, which is a feature of traditional costing system. Backflush costing is also commonly referred to as a backflush accounting. इसके अंदर फिर हमारा ये ट्रेडिशनल सिस्टम जो था ना बेटा, कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये नहीं चलता। इसमें जैसे आप देखें 1, 2, 3 and 4 एंट्रीज हो रही है। ठीक है, जबकि इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो ये बैकवर्ड कॉस्टिंग कहती है कि आप इससे अकाउंटेंट का काम भी कम करें, रादर देन कि आप अकाउंटेंट को खामा एंट्रियां करने के पैसे दे रहे हैं। हाउ बैकफ्लश कॉस्टिंग वर्क्स? टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन रन आर रिकॉर्डेड ऑल एट वंस। हम सारी जो कॉस्ट होती है ना, एक ही दफा में रिकॉर्ड कर देंगे। कब? एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। कंपनीज यूज बैकफ्लश कॉस्टिंग देयरफॉर प्राइमरीली वर्क बैकवर्ड। हम इसमें बैकवर्ड काम करते हैं, कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आफ्टर दे आर सोल्ड, finished or shipped. To do this, business assigns standard charges to the goods they produce. Sometimes costs differ, so companies eventually need to recognize the variance in standard cost and actual cost. जैसे भी हमने conversion cost में देखा, हमारे पास difference आया था तो हमने उसका variance record कर लिया। इसमें क्या बातें important हैं? Backflush costing is used by companies who generally have short production cycles. ठीक है, work in process में उनका काम कम से कम होगा। commoditized products and a low or constant inventory, हमारी जहां inventory कम होगी। ठीक है, backflush costing is an accounting method designed to record cost under specific conditions. Backflush accounting is another name of backflush costing. Backflush costing can be difficult to do and not every company meets the criteria to conduct backflush costing. कहना ये डिफिकल्ट हो जाता है, क्यों? क्योंकि आपने जो एक्चुअल एंट्रीज की हैं वो की हैं एक्चुअल कॉस्ट पे, और जब फिनिश गुड्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही करते हैं तो आप करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट पे। यूजुअली द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आर कैलकुलेटेड ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन साइकिल बाय एलिमिनेटिंग वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। हम इसको एलिमिनेट करते हैं। बैकफ्लश कॉस्टिंग इज डिजाइन्ड टू सिंप्लीफाई द अकाउंटिंग प्रोसेस एंड सेव बिजनेस मनी। इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है बेटा? इन थ्योरी, backflushing appears to be a sensible way to avoid the many complexities associated with assigning costs to products and inventory. Not logging costs during the various production stages enable companies to save time and reduce their expenses. Companies looking for ways to reduce their bottom line may use backflush costing. Bottom line क्या होती है बेटा? Profit and loss, net profit. आप चाहते हैं कि हमारा net profit बेहतर हो, but it is not always an easy accounting method to implement. लेकिन ये कब आप implement कर सकोगे? जब आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग सही तरीके से आती है कि ये अगले में जा रहा है, ये अगले में जा रहा है, क्लोज कर रहा है। तो आप जब एक्सपर्ट हो जाओगे ना, तो आप इसी तरीके से बेटा काम कर सकते हो। जैसा मैंने आपको बताया ना कि इवेंचुअली कौन सा अकाउंट बचता है? सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, और एक एंट्री कौन सी आएगी? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। जब सेल्स क्रेडिट होंगी ना बेटा, तो एक सेल्स इनकम का अकाउंट हो गया और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंस का अकाउंट हो गया।
बस ये दो अकाउंट हमें चाहिए होते हैं और हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है। हमें ये फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल, इनकी कोई जरूरत ही नहीं है बेटा। ये एक्सपेंसेस इसलिए रिड्यूस करती है कि आप देखो, एक अकाउंटेंट आपने रखा होता, वो ये वाली भी एंट्री कर रहा है, फिर ये भी एंट्रियां कर रहा है, फिर ये भी एंट्रियां कर रहा है, तो हम इन एंट्रियां करने का कोई फायदा है? सारी चीज ने आना कहाँ पे है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में। तो स्ट्रेट अवे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री करो भाई, कितने आइटम बेचे हैं, एक है मटेरियल कितना है, लेबर कितनी है, जस्ट मल्टीप्लाई किया आ गया। ठीक है, हमने क्या किया है, यूनिट्स कितने बेचे हैं बेटा? 99,500। ठीक है, मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 400। कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है? 200। दोनों की कॉस्टों को जमा किया, यहाँ मल्टीप्लाई करके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल ली। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे आ गई है? स्टैंडर्ड कॉस्ट से आ गई है। किससे आ गई बेटा? स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ। तो हमें ये सारी एंट्रियां करनी पड़ी, तो इस तरीके से हमारी कॉस्ट सेव हो जाती है। ठीक है उमर खान साहब? अच्छा बेटा, आगे बात करते हैं। Companies looking for ways to reduce their bottom line cycle. The process of backfresh costing made it difficult for companies to audit because it does not always adhere to the basic fundamental of accounting. अब जब ऑडिट करने आते हैं ना, तो बेटा हर एक चीज की ना ट्रेल बन रही होती है, जबकि यहाँ पे ट्रेल नहीं आ पाती, क्योंकि आपने स्ट्रेट अवे एक मटेरियल खरीदने की एंट्री की, उसके बाद फिनिश गुड्स की एंट्री की, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री की। तो जब आइटम मटेरियल से इशू होके वर्क इन प्रोसेस में गया, वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड्स में गया, तो वो हमारे पास ऑडिट ट्रेल अवेलेबल नहीं होती। जैसे ये बात बेटा यहाँ आ रहा है, however backfreshing can also be challenging to implement and is not an option available to all companies. Moreover, there are some other big caveats. Businesses that do backfresh costing lack a substantial audit trail and may not always conform to generally accepted accounting principles or international accounting standards. ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारे पास जो कंसिडरेशन है बैक फेस कॉस्टिंग को अप्लाई करने की, वो क्या है? शॉर्ट प्रोडक्शन साइकिल्स, मटेरियल इन्वेंटरी लेवल्स आर आइदर लो और कांस्टेंट एट लो लेवल, एंड कमोडिटाइज्ड प्रोडक्ट्स। आपकी जो प्रोडक्ट होती है ना, वो कमोडिटी है, वो कस्टमाइज नहीं है। कस्टमाइज अगर होगी ना, तो हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट मटेरियल लग रहा होगा, डिफरेंट लेबर लग रही होगी, तो ये हमारी है कमोडिटाइज। ओके, बात समझ आई बेटा? जी बेटा, हमने कन्वर्जन का जो अकाउंट बनाया है ना, उसके अंदर हमने वेरिएंस एनालिसिस कर लिए। हमने जो कन्वर्जन का अकाउंट बनाया है, उसके अंदर वेरिएंस एनालिसिस कर लिया। ठीक है बेटा, अभी हम लेते हैं नमाज की ब्रेक, और उसके बाद आगे पढ़ते हैं एनवायरमेंटल कॉस्टिंग, दैट वी विल स्टडी फ्रॉम सीमा P1 एनवायरमेंटल कॉस्टिंग, फिर एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स, फिर टाइप ऑफ कॉस्ट, एंड ISO 14001 का जो स्टैंडर्ड है, उसको भी हम स्टडी करते हैं। ठीक है बेटा, अभी हम ले रहे हैं नमाज ब्रेक। अच्छा, कस्टमाइज का बेटा बेटा ये होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, वो कस्टमाइज में आती है लाल सिद्दीकी साहब। और कमोडिटाइज जो है ना, वो प्रोसेस कॉस्टिंग में आती है। कमोडिटाइज में होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होती हैं, तो आपके लिए मालूम करना कि मटेरियल कॉस्ट कितनी लगी है, कन्वर्जन कॉस्ट कितनी लगी है, आसान होता है। जबकि जब कस्टमाइज होती है ना, तो हर एक के लिए डिफरेंट मटेरियल और डिफरेंट लेबर वगैरह लग रही होती है, तो उसके ऊपर आप बैक फ्रेश कॉस्टिंग अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, यही बात यहाँ लिखी है, द प्रोसेस इज नॉट सुटेबल फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स। कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है, क्योंकि उनके लिए आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं कर सकते। Since this requires the creation of a unique bill of material for each item manufactured, जो आप हर आइटम बनाएंगे, उसके लिए आपको डिफरेंट क्वांटिटी चाहिए होती है कि इसके ऊपर कितना मटेरियल लगा है और उसके ऊपर कितना मटेरियल लगा है। ठीक है बेटा, तो अभी नमाज की ब्रेक लेते हैं, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं।
तो बेटा हमने आज देख लिया है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को और उसके अंदर कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिपोर्ट को और बैक टच कॉस्टिंग को। अब हम देखते हैं एनवायरमेंटल कॉस्टिंग एंड व्हाट इज एनवायरमेंटल कॉस्टिंग, व्हाट इज एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स एंड टाइप ऑफ कॉस्ट एंड सो ऑन। जिस तरह बेटा हमारे लिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओसी कॉस्ट इंपॉर्टेंट है ना, सेम इसी तरह आज के वक्त में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी है और हमारे पास जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो कई किस्म के वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, हमारा कार्बन की एमिशन करते हैं, गैसेस खारिज होती हैं और फुजला और वेस्ट जो है हम दरियाओं में फेंक रहे हैं। इससे हमारा इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है और इस इन्वायरमेंट के ख़राब होने के नतीजे में हमारे जो जनरेशन्स हैं, नेक्स्ट जनरेशन्स हैं और हमारी जो प्लांटेशन है, ये सब अफेक्ट कर रही है एंड इट इज़ कॉस्टिंग अस, ये हमें कॉस्ट कर रहा है। ठीक है, से अगर आपने जो वेस्ट है वो पानी में मिला दी, किसी ज़मीन पे फेंक दी और कल को उससे कोई नुकसान हो जाता है, आपके ऊपर कोई कोर्ट केस हो जाता है, तो आपको उसके ऊपर पेनल्टी पे करनी पड़ती है। तो डेफिनेटली अगर आपने केयर ना की एनवायरनमेंट की तो कल आपके ऊपर कॉस्ट भी आ सकती है। तो एक तरीका क्या है कि हम, जैसे अभी हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में, कि हम प्रिवेंशन कर लें, हम जो इक्विपमेंट लगाएं, हम जो प्लांट लगाएं वो ही इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, हम जो रॉ मटेरियल यूज करें वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। ठीक है ना बेटा, बात समझ रहे हैं आप? तो हमने डिफरेंट लेवल पे कॉस्टिंग करनी पड़ेगी और कॉस्टिंग इसलिए करनी पड़ेगी कि आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, आपने अपने अकाउंट्स, अपनी कंपनी को कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट से देखना है कि इसकी फ्यूचर में कौन कौन सी कॉस्टें आ सकती हैं और हमारे प्रॉफिट को कैसे अफेक्ट कर सकती है। ओके, ये आप इसकी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जो बातें हमने की हैं उसको बुक से रेफर कर लेते हैं। दैट इज पेज नंबर 342, सीमा P1। अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल कॉस्ट is a relatively recent development. Business activities in general were formerly regarded as problems for the environmental movement, but the two are now increasingly complementary. कौन कौन सी बेटा? Environmental cost, like any other cost, need to be considered with regard to planning, control, and decision making. The main difference between environmental cost and other costs is that they may be more difficult to identify and to quantify. Environmental cost को like material, labor और efforts identify करना आसान नहीं होता. For example, business may suffer a loss of reputation if environmental problem arise. Okay? जैसे यहाँ पे बात की रही कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आप एमिशन करते हैं, ठीक है, उससे क्लाइमेट पे चेंज आएगा जो कि थ्रेट कर रहा है हमारे प्लेनेट को। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट को चाहिए कि वो इन रीजंस की वजह से कंसिडर करें एनवायरमेंटल कॉस्ट को। अब वो क्या रीजन है बेटा? आइडेंटिफाई एनवायरमेंटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और प्रोसेसेस। ये हेल्प करेगा, क्यों? विद करेक्ट प्रोडक्ट और सर्विस प्राइसिंग। करेक्ट प्राइसिंग हेल्प्स टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। सपोज करते हैं कि आप अगर पाकिस्तान टोबैको कंपनी को देखें जो सिगरेट्स बना रही है, तो वो अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एनुअली प्लांटेशन पे भी काफ़ी पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि उनको आइडिया है कि हमारी जो प्रोडक्ट है दिस क्रिएट हैजर्ड्स, ठीक है, और एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही है। तो वो उसको ओवरकम करने के लिए साथ साथ क्या करते हैं बेटा? प्लांटेशन भी कर देते हैं। ओके, अब प्लांटेशन करेंगे तब तो कॉस्ट तो इनकट होगी ना, तो वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं एनवायरमेंटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स। अगर उनकी सिगरेट की इंडस्ट्री है, सिगरेट के प्रोडक्ट्स हैं, उसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं। अगर वो किसी और सेक्टर में होते हैं जो कि एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं कर रहा, तो उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कॉस्ट इनकट करने की जरूरत ही नहीं है। और जब
इन्होंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कॉस्टिंग हमारी आएगी, हमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत प्लांटेशन करनी पड़ेगी और ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो बेटा क्या होगा, जब वो सिगरेट की प्राइस निकाल रहे होंगे तो इस एनवायरमेंटल कॉस्ट को भी कंसिडर करेंगे बिसाइड्स मटेरियल, लेबर एंड एफर्ट्स। अच्छा, अगर आपने पुअर एनवायरमेंटल बिहेवियर शो किया, आपने कहा हम नहीं करते कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपकी पेंट बनाने की कंपनी है जैसे केमिकल्स की है, और आप ये जो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक एक्शन लिया था कि केमिकल्स जो है ना आपने इधर चकवाल के पास मुख्तलिफ जगह पे फेंक दिया था, तो पुअर एनवायरमेंटल बिहेवियर कैन रिजल्ट इन फाइन्स, आपके ऊपर फाइन लग जाएगा कि आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट किए बगैर जो वेस्ट है ना उसको पानी में या जमीन में फेंक दिया। इंक्रीज लाइबिलिटी टू एनवायरमेंटल टैक्सेस एंड डैमेज टू द बिजनेस रेपुटेशन। हमारे मुल्क में तो बेटा इतना नहीं है, लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज है ना वहां पे इस चीज को बहुत ज्यादा कंसिडर किया जाता है। इवन क्या यूरोपियन कंट्रीज ने ये भी कर दिया है कि आप जिन कंट्रीज से अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेंगे ना वो भी इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हों, वो चाइल्ड लेबर के स्टैंडर्ड्स को मीट करते हों एंड सो ऑन। ठीक है, recording environmental cost is important as some may require regulatory compliance। आपको रेगुलेटरी कंप्लायंस भी करनी पड़ती है, जैसे हमारे मुल्क में कंप्लायंस के स्टैंडर्ड है एसएससीपी के साथ, एफबीआर के साथ एंड सो ऑन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ। मोस्ट वेस्टर्न कंट्रीज नाउ हैव लॉज टू कवर लैंड यूज प्लानिंग, स्मोक इमिशंस, वाटर पोल्यूशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमल्स एंड नेचुरल हैबिटेट्स। ठीक है, अच्छा प्लस बेटा ये है कि जिस तरह हमें कहा गया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप वजू करते वक्त बेशक नदी के नज़दीक बैठे हों, जब भी आप क्या करें, पानी कम इस्तेमाल करें। इस तरह आपको चाहिए कि एनर्जी को भी आप सेव करें, क्योंकि जितनी आप एनर्जी सेव करेंगे आपकी कॉस्ट भी सेव होगी, प्लस एनर्जी की एक कॉस्ट है कि इट क्रिएट्स हीट इन द एनवायरनमेंट। अब आप देखें कि आजकल के दौर में आप विदाउट एसी सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन आज से 20 साल पहले आप विदाउट एसी सर्वाइव कर सकते थे। क्यों? अब जब ये सारी मशीनरीज एसी वगैरह सोसाइटी में आ गए तो इन्होंने हीट क्रिएट की, और आप जिस तरह फैक्ट्रीज आ गई हैं, जो आप पोल्यूटेड एरियाज हैं जहाँ पे फैक्ट्री ज़्यादा है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। ठीक है, तो आपकी ये इन्वायरमेंट को भी सेव करेगा और कॉस्ट भी सेव करेगा। इसके अलावा बेटा इसके अंदर आता है इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट्स। ये भी क्वेश्चन एक दफ़ा आ चुका है। अब इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट्स क्या होते हैं? इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट्स बेटा ये होता है कि जब आप कोई बिजनेस एक्टिविटी करेंगे ना, इट डेफिनेटली, जैसे खासतौर पे इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे तो वो इफेक्ट करेगी इन्वायरमेंट को। ठीक है, क्या करेगी? इन्वायरमेंट को इफेक्ट करेगी और उसके ऊपर एक निशान छोड़ जाएगी। उसको हम निशान को कहते हैं फुटप्रिंट्स। मच बिजनेस एक्टिविटी take place at some cost to the environment. This type of cost is sometimes referred to as the environmental footprint. ठीक है? Reducing the environmental footprint can save business cost and increase profits. अब environmental footprint को explain कर रहा है, is the impact that a business activities have upon the environmental, including its resource environment and pollution emissions. अगर आप कि रिसोर्सेज की यूजेज के ऊपर भी आएगा कि आप कितना रिसोर्स यूज कर रहे हैं, और पोल्यूशन के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आएगा कि आप एनवायरनमेंट को कितना पोल्यूट कर रहे हैं। इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया बेटा, जैसे अगर आप काम कर रहे हैं ऑयल एक्सप्लोरेशन में या कोल एक्सप्लोरेशन में, तो डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, आप जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, आप सुई गैस निकाल रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं, तो आपके क्या हो रहे हैं? रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, ये आपके एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे। आप दरख्त काट रहे हैं, आपके नेचुरल रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। नॉइज एंड एस्थेटिक इम्पैक्ट्स, जब आप इंडस्ट्री लगाते हैं तो वो शोर करती है, जैसे चावलों की फैक्ट्री लगा ली आपने, ये नॉइज क्रिएट करती है। एस्थेटिक इम्पैक्ट,
आप जैसे अगर कभी आपका जाना हो लाहौर, आपका जाना हो गुजरांवाला, तो आपको कितना पोल्यूशन वहाँ पे मिलता है। नॉइस पोल्यूशन भी है, एयर पोल्यूशन भी है, ठीक है बेटा। स्मोक कितनी होती है, सर्दियों में भी कितनी फॉग होती है, स्मोक होती है। तो ये सारे इम्पैक्ट कर रही है आपकी सोसाइटी को। रेजिडुअल एयर एंड वाटर एमिशंस, आप जब अपनी वेस्ट को हवा में छोड़ेंगे, जैसे ये ईंटों के भट्टे हैं, ठीक है, या साबुन बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, ये सब पानी में चीजें वेस्ट कर रही हैं, हवा में कर रही हैं, तो इससे हमारी एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रही है। लॉन्ग टर्म वेस्ट डिस्पोजल बाय एक्सेसिव प्रोडक्ट पैकेजिंग, आप जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग करते हैं इससे भी हमें इश्यूज आ रहे हैं। जैसे प्लास्टिक बैग के ऊपर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई, लेकिन वो फिर इफेक्टिव नहीं हो सकी, क्योंकि जब हम लोग ही इसको फॉलो नहीं करेंगे। इस तरह जो और पैकिंग मटेरियल है बेटा, इसका कोई डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर आप उसको जलाएंगे भी तो वो पोल्यूट करेगा एनवायरनमेंट को। अनकम्पेंसेटेड हेल्थ इफेक्ट्स, इसके इतने हेल्थ इफेक्ट्स आते हैं कि आप उनको कंपेंसेट नहीं कर सकते। लाइक जो सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, ठीक है, या कॉटन की फैक्ट्रियां हैं, यहाँ पर आपको पता हो बेटा, गुड़ अलाउंस दिया जाता है, यानी कि शक्कर और गुड़ का अलाउंस दिया जाता है, क्योंकि उससे उनकी जो सांस की बीमारियां ना वो जनरेट होती हैं, क्रिएट हो जाती हैं। उसको आप ओवरकम करने के लिए गुड़ का अलाउंस देते हैं, ताकि लोग चीनी की बजाय गुड़ का इस्तेमाल करें, तो उनकी जो सांस की नालियां वगैरह हैं वो साफ हों। एंड चेंज इन द लोकल क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू फॉर एग्जांपल इम्पैक्ट ऑफ द टूरिज्म, और जब आप टूरिज्म वगैरह करते हैं, जब वहां पे जाके भी अगर आप गंदगी फैलाएंगे, जैसे झील सैफुल मलूक है या दूसरी जगह है, तो वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इफेक्ट करती है। तो क्या कहा जा रहा है बेटा, एट एन इंडिविजुअल फर्म और बिजनेस लेवल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल कॉस्ट इन वेरियस एरियाज। मच बिजनेस एक्टिविटी टेक प्लेस एट सम कॉस्ट टू द एनवायरमेंट, आपकी जो भी बिजनेस एक्टिविटी है ना वो एनवायरमेंट को इम्पैक्ट कर रही है, तो आपने क्या करना है बेटा, इस इम्पैक्ट को कम से कम करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कार्बन की बात की गई है, ठीक है, एनर्जी की बात की गई है। businesses can reduce the amount of energy that they use with, which reduces carbon emissions, save money and increase profits, ठीक है। अगर आप कम अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज करेंगे तो कम ही कार्बन के एमिशन होगी, आपकी मनी भी सेव होगी और प्रॉफिट्स भी आपके बढ़ जाएंगे। Energy is one of the largest controllable costs in most organizations because there is usually considerable scope of reducing consumption in buildings, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि एनर्जी कंजम्पशन कैन बी रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग वेज। वो क्या वेज हैं व्हीकल्स में, दीज शुड बी रेगुलरली मेंटेन्ड, अगर आप उसको रेगुलरली मेंटेन कर लेंगे तो उनकी इनएफिशिएंसीज जो है ना वो कम हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि अगर इनएफिशिएंट गाड़ी होगी तो वो ज़्यादा यूज़ करेगी एनर्जी और हमें कॉस्ट ज़्यादा करेगी। इसलिए आपको चाहिए कि अपने व्हीकल्स को टाइमली मेंटेनेंस कराएं, उनके फिल्टर्स चेंज करें, ऑयल चेंज करें। एनर्जी बिल्स, monitoring and understanding energy bills can help business to work out how to save cost, कि आप कैसे एनर्जी का कॉस्ट कम कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर आप लोग देखें, जो लोग ऑफिस में जॉब कर रहे हैं ना, तो एक दिन अगर सर्दी का हीटर बंद करते हैं ना, अगले दिन ही एसी चला लेते हैं, फिर एसी बंद करेंगे तो अगले दिन हीटर चला लेंगे, लेकिन घर में ऐसा नहीं करते, ठीक है। तो आपने सरकारी पैसे को या ऑफिस के पैसे को भी अपना ही मनी समझना है। हीटिंग, increasing the temperature by 1 degree can increase cost by 8%. So it is important to think twice before increasing the thermostat. Space should be left around radiators to maximize their efficiency and therefore reduce cost, ठीक है। जैसे फ्रिज वगैरह होते हैं हमारे घरों में, हम कहते हैं उसको थोड़ा सा दीवार से टेम्परेचर से रखें, दीवार से थोड़े से फासले पे रखें ताकि उनको एयर पास ऑन हो सके। Rooms which are not being used should not be heated, जिन कमरों को आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उसको सेंट्रलाइज हीटिंग मिलने की जरूरत नहीं है।
ऑल हीटिंग इक्विपमेंट शुड बी मेंटेन टू इंश्योर मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है बेटा, तो हीटिंग एनवायरनमेंट को भी आपने मेंटेन करना है और जहां जरूरत है उसको करें सर। लाइटिंग, लाइट शुड बी स्विच्ड ऑफ इन रूम्स एंड कॉरिडोर्स दैट आर नॉट बीइंग यूज्ड। लाइटिंग सिस्टम should be maintained to ensure maximum efficiency and therefore reduce cost. Windows, when heating or air conditioning is on, windows should be kept shut to save energy. ठीक है, जब हीटिंग और एयर कंडीशनिंग ऑन की हुई है तो ये तो नहीं कि साथ में खिड़कियां भी खोल दो। Windows should also be kept clean as this increases the natural daylight, reducing the need for lights. तो आपके बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स भी ऐसे होने चाहिए कि जहाँ पे नेचुरल लाइट आए, नेचुरल एयर आए, रादर देन कि आप बिल्कुल आर्टिफिशियल चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ, और वो सब इवेंचुअली हिट करती हैं आपकी कॉस्ट को और एनवायरनमेंट को। अदर इक्विपमेंट, फोटोकॉपियर्स एंड प्रिंटर्स फॉर एग्जांपल प्रोड्यूस हीट, ये आपने देखा ही होगा। दे शुड नॉट be kept near cooling system as more energy will be needed to counteract the heat from the photocopiers. Equipment should be turned off when it is not in use. ठीक है बेटा, अब इसके अंदर हम जाके देखेंगे हमारे पास कौन कौन सी कॉस्टें हैं। कुछ बेटा कॉस्टें हैं डायरेक्ट कॉस्टें हैं या इनडायरेक्ट कॉस्टें हैं, और कुछ हैं कंटीजेंट और इंटेंजिबल कॉस्टें। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट क्या है एनवायरनमेंट की? आपका वेस्ट मैनेजमेंट प्लान लगाना इज अ डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, रीमेडिएशन कॉस्ट और एक्सपेंसेस, आपकी एनवायरमेंटल की केयर ना होने की वजह से किसी बंदे को नुकसान हो गया। ठीक है, जैसे आपने देखा अभी कराची में बारिश हुई तो बिल बोर्ड, साइन बोर्ड जो है ना वो आके गिरे रोड पे। अब वो जिस कंपनी ने लगाया होगा बेटा, उसको क्या करना पड़ेगा? रीमेडिएशन कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। जिसको नुकसान हुआ, जिसकी गाड़ी को, मोटरसाइकिल को, किसी को जख्मी किया या किसी से कोई डेथ वगैरह हुई, तो आपको वो कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। तो दैट इज रीमेडिएशन और एक्सपेंसेस। ठीक है, आपने उनके साथ लीगल मामला हल किए। कंप्लायंस कॉस्ट, आपको एनवायरमेंटल, जैसे पाकिस्तान में भी एनवायरमेंटल एजेंसीज हैं, एनवायरमेंट की मिनिस्ट्री है, तो जब आपने कोई सीएनजी स्टेशन लगाना हो, आपने पेट्रोल पंप लगाना हो, कोई केमिकल की फैक्ट्री लगानी हो, कोई फार्मास्यूटिकल की कंपनी लगानी हो, तो आपको एनवायरमेंटल क्लीयरेंस लेनी पड़ती है। तो इट हैज सम कॉस्ट, उसके एनुअल लाइसेंस फी भी है और इनिशियल लाइसेंस फी भी है। एनवायरमेंटल सर्टिफिकेशन एंड लेबलिंग, आपको अभी हम आगे जाके आईएसओ स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। आईएसओ स्टैंडर्ड्स बेटा इसलिए हैं कि आपकी जब स्टैंडर्डाइजेशन हुई भी होती है तो आप ये प्रूव करते हो उनको कि हम अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्शन प्रोसेसेस अच्छे हैं, हम उसको वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो फिर आपकी जो प्रोडक्ट्स है ना वो एक्सपोर्ट्स में और डिफरेंट लेवल पे एक्सेप्टेबल होती है। अदरवाइज आपके पास अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे तो आपकी लोकल भी सेल नहीं हो पाएगी, और फिर आपने लेबलिंग भी करनी होती है इसकी, यानी कि ब्रांडिंग में शो करना होता है कि हमारे पास ये स्टैंडर्ड्स हैं। एनवायरमेंटली ड्रिवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपने एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट भी इंकर्ड करते हैं। ठीक है, जैसे आप पहले देखें कि डीजल वाली गाड़ियां थी, फिर पेट्रोल की हुई, फिर सीएनजी की हुई, और अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ हम जा रहे हैं। तो दिस ऑल इज टू इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। फिर इसके बाद बेटा लीगल कॉस्ट एंड फाइन्स, अगर आपने कंप्लायंस ना की एनवायरनमेंट की तो आपके ऊपर लीगल कॉस्टें आएंगी, आपको वकील रखने पड़ेंगे और फाइन पे करना पड़ेगा। इसके अलावा परमिट फी है, लाइक कंप्लायंस कॉस्ट, आपको एनवायरमेंटल एजेंसी से कंपनी बनाने की, इक्विपमेंट खरीदने की सारी फीस पे करनी पड़ेंगी। रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिपोर्टिंग, इससे पहले आप जो रिकॉर्ड कीपिंग करते थे, जैसे आज भी हमने एंट्रीज देखी हैं, तो हमने वर्क इन प्रोसेस या मटेरियल, लेबर और एफओसी कर रहे हैं। आपको एनवायरमेंटल के ऊपर जो कॉस्ट इंकर्ड की है ना बेटा, उसकी भी कॉस्ट की रिकॉर्ड कीपिंग करनी है और रिपोर्ट करनी है। जैसे हमने पाकिस्तान टोबैको की एग्जांपल ली, तो वो सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत प्लांटेशन कर रहे हैं, तो उन्होंने कितने पौधे लगाए, ये अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो देते हैं उसमें वो लिखते हैं, उसके ऊपर कितना खर्चा किया वो सारा लिखते हैं। और एनवायरमेंटल ट्रेनिंग,
आपने अपने एम्प्लॉयज को एनवायरमेंटल ट्रेनिंग भी करानी है कि अगर सम टाइम हैजर्ड्स हो जाएं तो कैसे आपने उसको मीट करना है, कैसे फायर ब्रिगेड को बुलाना है, कैसे ट्रीटमेंट्स करने हैं, ये सारे भी इसका पार्ट है। तो इसमें आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एनवायरमेंटल कॉस्ट है, ये आ गई। इसके बाद है कंटीजेंट और इनटेंजिबल एनवायरमेंटल कॉस्ट। कंटीजेंट क्या होता है बेटा? दैट इज अपॉन हैपनिंग ऑफ सर्टन इवेंट, अनसर्टन फ्यूचर रेमिडिएशन और कंपेंसेशन कॉस्ट। यहाँ तो थी ना कि आपने कर ली, रीमेडिएशन कर ली, किसी को नुकसान हुआ तो उसको मीट कर लिया, लेकिन यहाँ पे मेडिएशन हो गई, उसके बाद भी उसने जाके कोई कोर्ट केस कर दिया और आपके पास फ्यूचर में कोई और केसेस आपके ऊपर बन गए, तो वो आपके पास आ जाएगी अनसर्टन फ्यूचर रीमेडिएशन और कंपेंसेशन कॉस्ट। अच्छा बेटा, इसके बाद है रिस्क पोस्ट बाय फ्यूचर रेगुलेटरी चेंजेस। अभी जो आपके पास रेगुलेटरी कंप्लाइंस आपने करनी थी वो तो आप कर रहे हैं, लेकिन कोई फ्यूचर में रेगुलेटरी चेंजेस आ गई। जैसे अब हम सुन रहे हैं कि जी पाकिस्तान में सीएनजी स्टेशन बंद किए जा रहे हैं। अब आप तो पहले सीएनजी आपने अपना स्ट्रक्चर बनाया था, आपने स्टेशंस बनाए, आपने सब कुछ किया था और आपने 10 साल 20 साल की प्रोजेक्शंस की, और एकदम रिस्क आ गया क्या कि जी हम इसको बंद कर रहे हैं, ठीक है, या ओगरा की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस आ जाएं, ठीक है, या पीटीए की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस आ जाएं कि जी अब ये टावर नहीं लगेंगे, तो आपने तो कॉस्ट इनकट की हुई है, तो आपको एक और कॉस्ट फ्यूचर में आ सकती है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स इनपुट्स। आपके जो रॉ मटेरियल्स आ रहे थे आपने वो लिए और उसके अंदर इंश्योर किया हुआ था आपने कि ये इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करेंगे, लेकिन बाद में फिर रॉ मटेरियल ऐसा आने लग गया जिसमें अंदर आप ये कंप्लायंस नहीं कर पाते थे। तो अगर रॉ मटेरियल सस्टेनेबल है, यानी कि उसी क्वालिटी स्टैंडर्ड का मिल रहा है, तो आपके ऊपर फर्दर कॉस्ट नहीं आएगी, लेकिन अगर उसकी सस्टेनेबिलिटी चैलेंज हो गई तो आपके ऊपर कंटीजेंट कॉस्टें आ सकती है। इस तरह प्रोडक्ट की क्वालिटी है, अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी ना रही तो इट मे आल्सो लीड टू सम एनवायरमेंटल कॉस्ट। एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी, जिसमें हमने अभी बातें की हैं, गुड़ का यूजेज है कहाँ पे, सीमेंट में और कॉटन इंडस्ट्री में। पब्लिक कस्टमर परसेप्शन, अगर कस्टमर की परसेप्शन आपकी मार्केट, आपकी कंपनी के मुतालिक, आपके प्रोडक्ट से मुतालिक ख़राब हो जाए, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको करना पड़ेगा जी हमारे ये चीज़ें जो कंपनी है ये एनवायरमेंटल को पोल्यूट नहीं कर रही है, हम एनवायरमेंटल को अंडरस्टैंड करते हैं, इसी से ही हमारा फ्यूचर है एंड सो ऑन। तो आपको उसके ऊपर भी कॉस्टें इंकट करनी पड़ सकती है। तो ये क्वेश्चन आया बेटा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ नहीं आया। डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? जो आप एनवायरमेंटल के लिए इंकट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट, ठीक है। और एक क्या है कि आपने एनवायरमेंटल के ऊपर इंकट नहीं की, यानी उसकी प्रिवेंशन पे इंकट नहीं की, और कोई हादसा हो गया और फिर आपको कॉस्ट इंकट करनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। ये मैं देखता हूँ शायद ऊपर भी कहीं डिफाइन किया गया हो। जैसे अभी हमने प्रिवेंशन कॉस्ट को देखा था, प्रिवेंशन कॉस्ट और अप्रेजल कॉस्ट, ये दोनों जो कॉस्ट है ना बेटा, ये डायरेक्ट कॉस्ट है कि आप ये नहीं चाहते कि आपकी लो क्वालिटी प्रोडक्ट बने, ठीक है। और जो इंटरनल फेलियर कॉस्ट है या एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है, इनको आप कह सकते हैं कि ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है। जी बेटा, कोई हादसा हो गया, उसके नतीजे में कोई कॉस्ट आ रही है तो वो कंटीजेंट है। तो ये जो प्रिवेंशन, अप्रेजल और फेलियर कॉस्टें थी जो हमने पहले भी डिस्कस की हैं, उनका जिक्र यहाँ पे भी आ रहा है। अगर हम इनको देखें, एनवायरमेंटल प्रिवेंशन कॉस्ट आर दो कॉस्ट रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स बिफोर दे ऑकर। फॉर एग्जांपल, फॉर्मिंग एनवायरमेंटल पॉलिसीज, performing site and feasibility studies, staff training, and so on. Environmental appraisal costs are the costs involved with establishing whether activities are complying with environmental standards and policies. For example, developing performance measures, monitoring, testing, inspection costs, site surveys, cost, etc. Like जैसे एग्जांपल देता हूँ कि आप अगर इस्लामाबाद सेक्टर में आप कोई हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं, तो सीटीए के बाई लॉज हैं
कि आपने इतना एरिया ओपन छोड़ना है फॉर पार्क्स, फॉर स्कूल्स, फॉर मार्केट्स, फॉर मस्जिद, ठीक है, फॉर पार्किंग एंड सो ऑन। जिससे हम कहते हैं 40% एरिया आपने ओपन छोड़ना है और 60% आपने रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्लॉट्स बना सकते हैं। तो जो आपकी अप्रेजल कॉस्ट होगी ना, वो इसी को एनालाइज करेगी कि क्या आपने ये स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई किया है। क्योंकि अगर आपने इसको कंप्लाई नहीं किया होगा तो कल को क्या होगा, सीडीए आपको फाइन करेगा, ठीक है, और इट मे लीड टू कैंसिलेशन ऑफ योर लाइसेंस और इट मे इम्पोज हैवी फाइन्स एंड सो ऑन। Environmental internal failure cost are the cost of activities that must be undertaken when containments and waste have been created by a business but not released into the environment। यानी कंपनी के अंदर ही वो वेस्ट बन गई है लेकिन अभी मार्केट एनवायरमेंट में कोई इफेक्ट नहीं किया उसने। एग्जाम्पल इंक्लूड मेंटेनिंग पोल्यूशन इक्विपमेंट एंड रिसाइकलिंग स्क्रैप। आप जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा लेते हैं या रिसाइकलिंग प्लांट लगा लेंगे कि आपकी जो वेस्ट है वो मार्केट में ना जाए, एनवायरमेंट को पोल्यूट ना करे। और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट क्या होगी, आर द कॉस्ट व्हिच अराइज व्हेन अ बिजनेस रिलीजेस हार्मफुल वेस्ट इनटू द एनवायरमेंट। अ बिजनेस कैन हार्म इट्स रेपुटेशन बाय डूइंग दिस। अगर वो वेस्ट मार्केट में जा रही है तो एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रही है तो आपकी रेपुटेशन खराब होगी। एग्जांपल्स इंक्लूड क्लीनिंग अप ऑयल स्पिल्स और डीकंटामिनेटिंग लैंड। जैसे एग्जांपल आप देखें कुछ अर्से पहले ऑयल टैंकर्स हमारे मुल्क में यूं स्लिप होते रहे और उससे कितने लोगों की जानें भी गई और कितनी ज़मीन भी खराब हुई, ठीक है। या जिस तरह समंदर में होता है कि जी ऑयल की जो शिप्स है वो डूब जाते हैं और फिर ऑयल सारा फैल जाता है। तो बेटा जिन कंपनियों के वो ट्रक होंगे ना, कि जैसे हमने जाके देखा कि उन ट्रकों के फिटनेस सर्टिफिकेट्स भी नहीं थे, ओगरा की तरफ से लाइसेंस नहीं थे एंड सो ऑन, तो वो उन कंपनियों की रिप्यूट खराब होती है। ओके, जब रिप्यूट खराब होगी तो आपको डेफिनेटली आपका बिजनेस अफेक्ट करेगा। जैसे अभी हमने देखा था कि पीएसओ सिर्फ सप्लाईज करता रहा और बाकी लोगों ने सप्लाईज नहीं की जब ऑयल का क्राइसिस आया था। तो किसी कंपनी की रिप्यूट अच्छी हो जाती है और फिर बाकी उसको अफेक्ट करते हैं। A business may suffer direct and indirect investment costs such as legal costs and fines। लीगल कॉस्ट क्या हो गई, डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट क्या हो गई, फाइन, ठीक है। इट मे आल्सो सफर कंटीजेंट और इंटेंजिबल एनवायरमेंटल कॉस्ट सच एज एम्प्लॉय हेल्थ इज कंटीजेंट, ठीक है, और सेफ्टी कॉस्ट जो है ना वो आपकी बन जाएगी इंटेंजिबल। अच्छा बेटा, अब एनवायरमेंटल कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर अगर हम देखें तो इसके बाद हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम्स। इसके अंदर है आईएसओ 14000, ठीक है। ये जो बेटा आईएसओ 14000 है ना, ये डील करता है एनवायरमेंट को। किसको डील करता है, एनवायरमेंट को। ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था इन 1996 and based on earlier quality management standards। It provides a general framework on which a number of specific standards have been based। The ISO family of standards, that is ISO 14001 और and so on। ये क्या प्रिस्क्राइब करता है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, और वो क्या हो, हर कंपनी की एक एनवायरमेंटल पॉलिसी हो, एनवायरमेंटल पॉलिसी हो, ठीक है, कि हम एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, हम कैसे वेस्टेज को अवॉइड करेंगे एंड सो ऑन। एन असेसमेंट ऑफ एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स एंड लीगल एंड वॉलंटरी ऑब्लिगेशंस। हमारे लीगल ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर क्या है और वॉलंटरी ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर क्या है। इस एनवायरमेंटल को एडमिनिस्टर करने के लिए हम एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे, उसके फिर इंटरनल ऑडिट्स करेंगे एंड रिपोर्ट्स करेंगे सीनियर मैनेजमेंट को कि हमारी जो एनवायरमेंटल की कंप्लायंस हो रही है कि नहीं हो रही, और फिर एक पब्लिक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट देंगे हम कि वी आर ISO 14001 कंप्लाइड हैं, हम इस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। और जो उसके क्रिटिक्स हैं, that it emphasis on management system rather than performance is misplaced and it does not include rigorous verification and disclosure requirements। अब ये स्टैंडर्ड तो बना है, अब इसकी कंप्लायंस और इसके स्पिरिट के मुताबिक आपने इसको फॉलो करना है।
और जब आपके पास 14,001 का स्टैंडर्ड होगा तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी इन द इंटरनेशनल मार्केट्स ज्यादा होगी। बेटा फाइन हम पे लीगली हैं, लेकिन फाइन कब होते हैं? जब आप कोई एरर करते हैं, इसलिए वो इनडायरेक्ट है। ठीक है, डायरेक्ट क्या है कि आपने लीगल कंप्लायंस कर दी, आपने जैसे मैं आपको बता देता हूँ, वेस्ट मैनेजमेंट आपने इक्विपमेंट लगा लिया, दिस इज डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, कंप्लायंस कॉस्ट इज डायरेक्ट कॉस्ट। एनवायरमेंटल सर्टिफिकेशन आपने ले ली, दिस इज डायरेक्ट कॉस्ट। एनवायरमेंटल ड्रिवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, दिस इज डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, जैसे वो कह रहे हैं लीगल कॉस्ट इज डायरेक्ट, लेकिन फाइन क्या है? जब आपकी तरफ से कोई गलती हुई। परमिट फी इज डायरेक्ट कॉस्ट, रिकॉर्ड कीपिंग इज डायरेक्ट कॉस्ट, एनवायरमेंटल ट्रेनिंग इज डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो बेटा ये था इन्वायरमेंटल। ठीक है, और इसमें फुटप्रिंट्स की बात आपको समझ आई है? फुटप्रिंट्स क्या होते हैं कि जो आपकी एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और उसका इम्पैक्ट डाल रहे हैं। जैसे हमने कहा कि हम दरख्त अगर काटते रहेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट क्या हो रहा है? पोल्यूट हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा और इसमें क्या चीज़ है बेटा? अच्छा, एक आध चीज़ बेटा मैं और देख लूँ, वो भी आपको करा देते हैं। जी, ये बेटा ये कॉन्सेप्ट हम वैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आता है, लेकिन चलो अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, हम इसको देख लेते हैं। वन इज द मैकडोनलाइजेशन। ठीक है, ये मैकडोनल्ड जो फूड चेन है उसी से ये डिराइव हुआ है। ये बात करते हैं एक्सट्रीम स्टैंडर्ड्स की। ठीक है, जब आप हर चीज़ को स्टैंडर्ड पे बनाते हैं, आप इवन देखते होंगे जो मैकडोनल्ड का बर्गर होता है बेटा, तो क्या किसी बर्गर के साइज में, वेट में फर्क होता है? जी बेटा, कैलकुलेबिलिटी पहला आइटम जो है ना इसके डायमेंशन में, वो है कैलकुलेबिलिटी। ठीक है, अच्छा अली अब्दुल रशीद बता रहे हैं ये होता है। ये क्या करते हैं बेटा कि ह्यूमन एलिमेंट को ना रिड्यूस करते हैं एज फार एज पॉसिबल। ह्यूमन इंटरवेंशन को आपने कम से कम करना है। ठीक है, जैसे यहाँ इस पे बात करते हैं, द कंटेंट्स ऑफ एवरी मैकडोनल्ड मील इज आइडेंटिकल एंड स्टैंडर्डाइज्ड। Every burger should contain a standard amount of meat. Every bun is of the same size, and all fries are of the same thickness. क्योंकि वो एक ही मशीन से कट के आते हैं। The human element is eliminated as far as possible. Okay, in the actual production process, in order to make the food in a standard time using standard material. Human initiative is eliminated in actually putting together the meal at the point of sale through the issuing of standard instructions concerning the contents of each type of meal ordered. Thus, each meal is a measurable standard cost unit for which a standard cost can be established and the actual cost can be measured for cost control purposes. और जब हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ी थी तो हमने स्टैंडर्ड को सेट करना सीखा, अंडरस्टैंड किया, लेकिन हमें इसके साथ जो प्रोसीजर्स है ना उनको भी इतना ऑटोमेटेड कर देना चाहिए कि उसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम हो। फिर इस तरह बेटा हमारे पास कंट्रोल करना और उसके वेरिएंसेस आसान हो जाएंगे, वेरिएंस एनालिसिस करना और एंड सो ऑन।
अब कंट्रोल की बात आ रही है, कंट्रोल ओवर द सर्विस इज अचीव्ड इन पर्टिकुलर बाय रिड्यूसिंग द ह्यूमन इन्फ्लुएंस व्हिच कैन लीड टू वेरिएशन इन आउटपुट एंड क्वालिटी, क्योंकि ह्यूमन की वजह से क्वालिटी में और आउटपुट में फर्क आता है। अगेन, मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी सब्स्टिट्यूट फॉर ह्यूमंस। ऑटोमेटिक ड्रिंक्स डिस्पेंसर्स आपने देखा होगा, जब आप उसमें पुश करेंगे तो वो एक क्वांटिटी उसको में स्पेसिफाई की होती है, वही उस गिलास में आएगी। ये नहीं कि अगर आप अपनी मर्जी से अगर मैनुअली कर रहे हैं तो किसी में ज़्यादा डाल दिया, किसी में कम डाल दिया। which measure the exact quantity to be delivered, and cash registers which require only one button to be pressed to record the sale of a complete meal are examples of improved control and reduction of the possibility of human error in the delivery of the service. ठीक है, जब भी आप इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन्स को ज़्यादा प्रेफर करती है, क्योंकि उसमें जाली नोट आना और जो है ना ह्यूमन इंटरेक्शन वो कम हो जाएगी। इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये जो कंट्रोल वाली बात है कि पिछले दिनों मैं मोहम्मदी निहारी से निहारी लेने गया, और आपको पता है अमूमन आप जब ड्राइव करके जाते हैं और उनकी पार्किंग में पहुँचते हैं तो वहीं पे वो आ जाते हैं कि भाई आपने क्या ऑर्डर देना है। मैंने ऑर्डर दिया, मैंने पूछा भाई ये कितनी सर्विंग होगी? उसने कहा ये 2-3 बंदों की होगी। मैंने कहा चलो अच्छा बच्चे खा लेंगे, तो मैंने कहा इससे बड़ी क्वांटिटी बताएं। उसने कहा जी ये इतने की से, अब उसने बताया मुझे 800 रुपये की ना। जब बेटा वो वहां से लेकर आया ना, तो अंदर से वो 400 रुपये वाली मटेरियल की क्वांटिटी लेकर आया और मुझसे 800 रुपये ले गया। जब अभी मैं रिसेंटली कोरोना के डेज में ही वहां पे गया और मैंने कहा चलो इसमें ये टेक अवे ले लेते हैं, तो मैं नीचे जब पार्किंग एरिया में गया तो मैं वहां से खुद उतर के चीज़ों को खरीदने के लिए गया। तो मैंने कहा भाई ये 400 वाला आइटम दे दो, तो जो वो लास्ट टाइम मुझे 800 का ला के दिया था वो मुझे अब 400 में मिल गया। इन बिटवीन वो क्या करते थे कि 400 रुपये अपने पॉकेट में रख लेते थे, और कस्टमर तो गाड़ी में बैठा, उसे क्या पता कि भाई कितनी क्वांटिटी का आइटम देते हैं। तो आप इस तरीके से कंट्रोल भी स्टैब्लिश कर सकते हैं कि आप ह्यूमन इंटरवेंशन को कम से कम करें। होपफुली एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी। एफिशिएंसी, द ऑप्टिमम मेथड ऑफ गेटिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। Every McDonald's business is organized to ensure maximum efficiency so that the customer can get exactly what they want as quickly as possible. This increases customer satisfaction and also increase the company's profitability. आप देखें वहाँ पे प्रॉपर क्यू बना होता है। अगर आप ड्राइव इन से भी जा रहे हैं तो प्रॉपर क्यू से ही हर बंदा जाके लेगा। ये नहीं कि वो पहले आ गया या फलाना ले गया, तो कस्टमर को पता है कि मेरे साथ जस्टिस भी होगा। Predictability. The McDonald's service is the same in every outlet throughout the world, whether a meal is purchased in Shanghai or in London. Again, this helps with the standardization of the service and setting of standard cost throughout the organization. जैसे हमने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को पढ़ा, तो बेटा आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को पूरी दुनिया में अप्लाई कर रहे हैं। सेम मीट, सेम क्वालिटी ऑफ बन एंड सो ऑन। And McDonaldization is an extreme form of rationalization और standardization. ठीक है, तो बेटा ये सम टाइम मैकडोनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है ना ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है, और दिस इज द टर्म कॉइन्ड बाय जॉर्ज राइटजर इन हिज बुक 1996, द मैकडोनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी। कहते हैं अब ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो मैनी सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी पे अप्लाई किया जा रहा है। सिर्फ ये एक उन्होंने तो स्टडी दी है मैकडोनल्ड के बर्गर के हवाले से। ठीक है, वो कह रहे हैं द एप्लीकेशन ऑफ मैकडोनलाइजेशन इन सर्विस इंडस्ट्रीज is assisting the use of standard costing for cost planning and control because it overcomes the problem referred to above. ठीक है बेटा, तो आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही, और ये थ्योरी का टॉपिक था, बैक फ्लैश भी और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट भी और एनवायरमेंटल कॉस्टिंग। तो ये आज हमने किया है। इंशाल्लाह कल से हम अपना लास्ट सेगमेंट दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे, and that also we will study from SEMA P1. The last segment is working capital management, और ये आएगा बेटा पार्ट ए दैट इज शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में। इसके अंदर जो चैप्टर्स आ रहे हैं दैट इज चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 5 तक है ये। चैप्टर 1 वर्किंग कैपिटल, कैश फ्लो फोरकास्ट, कैश मैनेजमेंट, रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो बेटा दिस वीक एंड नेक्स्ट वीक
इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर्स ख़त्म हो जाएंगे और जो लास्ट वीक ऑफ अगस्त होगा उसमें हम रिवीजन करेंगे। ठीक है बेटा? तो जस्ट ये जो पार्ट ए है ना, मैनेजिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस, ये हमारा रह गया है, जिसमें ये 5 चैप्टर हैं। तो कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल एंड द ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है? दिस कैश फ्लो फोरकास्ट एंड कैश मैनेजमेंट हमने ऑलरेडी इसको कवर किया हुआ है अंडर कैश बजट। और फिर उसके बाद है रिसीवेबल एंड पेएबल एंड इन्वेंट्री। ठीक है बेटा? तो वहाँ बेटा ये सारा हमारा सिलेबस रह गया है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।